तो ड्रामा की शुरुआत सोरा नाम के एक बच्चे से होती है जिसके पास खास शक्तियां हैं। आज वो अपनी दादी से मिलने अस्पताल पहुंचता है और कहता है, दादी आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। जिस पर दादी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा। इसके बाद वो सोरा को एक मांस देने वाली होती है, लेकिन सोरा के पिता उनका हाथ पकड़कर उन्हें मना करने लगते हैं। लेकिन दादी समझाती है कि इसमें सोरा की कोई गलती नहीं है और फिर वो उसको एक मास्क देते हुए कहती है कि ये एक गॉड मास्क है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इससे तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और अपने गुस्से पर काबू कर पाओगे। इस तरह सोरा अब वो मास्क ले लेता है और कहता है, दादी देखना, मैं एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम अच्छे क्या एक इंसान भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक राक्षस हो। अब ये सुनकर सोरा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते। लेकिन फिर दादी उसके पिता को चुप कराती है और सोरा को समझाती है कि तुम कोई राक्षस नहीं हो, अपने पिता की बातों को भूल जाओ। पर सोरा कहता है, लेकिन मेरी वजह से लोग हर बार दुखी होते हैं दादी। तो दादी जवाब देती है, अब तुम्हारे पास गॉड मास्क है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। तो आखिर सोरा उनसे वादा करता है कि मैं अब अच्छा इंसान बनूंगा और अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखूंगा। फिर जब वो मास्क पहनकर अपनी दादी को दिखाने लगता है कि दादी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसकी दादी उठती ही नहीं। अब सोरा और उसके माता पिता उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठती, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। असल में सोरा अपनी फैमिली के साथ जापान में रहता था, जबकि उसके माता पिता थाईलैंड से हैं। फिर अपनी दादी की डेथ के बाद वो हमेशा उस मास्क को पहनने लगता था, जिससे उसका ध्यान सिर्फ उसके काम पर रहता था। लेकिन एक दिन एक बुली स्टूडेंट उसका मास्क छीन लेता है और सोरा को कमजोर समझकर तंग करने लगता है। हालांकि सोरा उससे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो और मेरा मास्क वापस कर दो। लेकिन वो स्टूडेंट उसका मास्क खींचने लगता है, जिससे वो टूट जाता है। अब ये देखकर सोरा का दिल टूट जाता है, जबकि वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, लो अब मजा आया ना। तो ये सुनकर सोरा गुस्से से उसकी ओर देखता है और अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लेता है। ये देखकर वो स्टूडेंट डर जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अब इस बीच सोरा का पूरा ध्यान उस पर था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। इस तरह वो स्टूडेंट मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, जिससे सोरा का ध्यान उससे हट जाता है और वो स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। अब ये सब होने के बाद वो बच्चे उससे काफी डर जाते हैं और ये देखकर सोरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि गुस्से में उसने फिर से गलत कर दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा के माता पिता प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं, जहां उस चोट लगे स्टूडेंट के माता पिता सोरा की शिकायत लेकर आए थे। फिर सारी बात पता चलने के बाद प्रिंसिपल घोषणा करता है कि सोरा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है, इससे पहले कि वो किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए। ये देखकर अब उसके माता पिता उदास हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सोरा बाहर बैठा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गुस्से और शक्तियों को रोक नहीं पाता। और ऐसा सोचते हुए वो उदास होकर अकेला बैठा रहता है। खैर अब घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि सोरा के पिता उसे गुस्से में कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ इसी कमरे में रहोगे। और फिर बाहर आकर उसके पिता अपनी पत्नी से फिर से कहते हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है, सिर्फ एक राक्षस है, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो माँ कहती है, ऐसा मत बोलो, सोरा सुन लेगा, वो हमारा बेटा है, आखिर तुम बार बार उसे राक्षस क्यों कहते रहते हो। इस बीच हम देखते हैं कि ऊपर से सोरा ये सब सुनकर परेशान हो रहा था, जबकि इधर उसके पिता कहते हैं कि ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा जहाँ उससे निकाला ना गया हो या जहाँ उसने लोगों को मारने की कगार तक नहीं पहुँचाया हो,
इसलिए मैं तंग आ चुका हूँ। वो आगे कहते हैं कि मेरी माँ की मौत भी इसी की वजह से हुई। आखिर मैं ये सब कैसे भूल जाऊँ? तो ये सुनकर सोरा की माँ को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसके पिता उसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। इसलिए वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती और अपने पति को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम अपने बेटे पर कैसे ये इल्जाम लगा सकते हो, जबकि जानते हो कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब ये देखकर ऊपर मौजूद सोरा रोने लगता है और चिल्लाता है, नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ और ना ही कोई शैतान हूँ। लेकिन तभी उसके गुस्से से घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं, जिससे दोनों माता पिता डर जाते हैं। इसके बाद वो लाइटें पूरी तरह ऑफ हो जाती हैं, तो उसके पिता कहते हैं कि देखो, ये राक्षस फिर से कुछ गलत कर रहा है। और इस तरह वो अब सोरा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। अब अंदर हम देखते हैं कि सोरा फिर से गुस्से में होता है, जिसने कमरे का सारा सामान हवा में उठा लिया होता है, जहाँ तक कि खिड़कियां भी उसकी पावर से टूट गई होती हैं। इसलिए अब उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। और तभी एक गेंद जोर से उसके माँ के सर पर लगती है, जिसके बाद वो एक बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सोरा फौरन होश में आता है और अपनी माँ के पास दौड़ता है। लेकिन अब उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास मत आओ। जबकि माँ कहती है, नहीं, सोरा की कोई गलती नहीं है, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब उसके पिता तय कर चुके होते हैं कि अब सोरा के साथ नहीं रहेंगे और उसे वहाँ से भेज देंगे जहाँ उसे शुरू से होना चाहिए था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें सोरा के घर के बाहर एक कार दिखाई देती है, जहाँ कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। अब सोरा अपना सामान लेकर बाहर आता है और कार में सामान को रखकर सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद वो बाहर खड़े आदमी को हैरानी से देखने लगता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द तुम्हें घर वापस ले आएंगे। अब हमें बताया जाता है कि ये लोग असल में एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और वो आदमी वहाँ एक हेड है जिसका नाम है मिस्टर सोजी। अब रास्ते में मिस्टर सोजी सोरा से कहता है कि हम तुम्हें ठीक करने के लिए अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि तुम्हारी शक्तियों की समस्या क्या है। शायद तुम इनका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए कर सको। तो ये सुनकर सोरा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस जल्दी ठीक होना है ताकि मम्मी डैडी के साथ वापस से रह सकूं। और ये सुनकर मिस्टर सोजी चुप हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें जापानी टेक्नोलॉजी के साइंस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा था, जिस वजह से सोरा उसे देखता ही रह जाता है। खैर, अब सोरा जब उसके अंदर एंटर करता है तो वहाँ की हर एक चीज उसे बेहद अनोखी और फ्यूचरिस्टिक लगती है, जैसे वो फ्यूचर में पहुँच गया हो। इसके बाद मिस्टर सोजी उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं, यहाँ हम तुम पर टेस्ट करेंगे, जिसके लिए तुम्हें रोज यहाँ आना होगा। अब सोरा बड़ी ही हैरानी से उस जगह को देखता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे और अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, जिसमें वहाँ मौजूद लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और साथ ही आसपास खतरनाक ड्रोन भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद वो बाहर की ओर आता है, जिसके बाद उसे साइंस डिपार्टमेंट के सबसे निचले स्तर पर ले जाया जाता है, जहाँ से भागना नामुमकिन है। यहाँ उसे उसका कमरा दिखाया जाता है और वहाँ पहुँचकर सोरा पूछता है कि आप मेरी माँ से कब बात कराएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। तो मिस्टर सोजी कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि तुम अपनी फैमिली के साथ क्या करके आए हो, इसलिए तुम उनसे सिर्फ तब मिल पाओगे जब ठीक हो जाओगे। और मेरा भरोसा करो, हम तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह ठीक कर देंगे और फिर तुम अपने माता पिता के साथ खुश रह सकोगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब ये सुनते ही सोरा खुश होकर पूछता है, क्या आप सच में मुझे ठीक कर देंगे? प्रॉमिस करो, और क्या आप मुझे मम्मी डैडी से मिलवाएंगे? तो मिस्टर सोजी उससे प्रॉमिस करते हैं और सोरा और खुश हो जाता है। इसके बाद जब सोजी चले जाते हैं तो सोरा आईने में खुद को देखकर कहता है कि माँ देखना, मैं राक्षस नहीं बनूंगा और जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर अगले दिन से सोरा का डेली रूटीन शुरू होता है, जहां उसकी पढ़ाई का समय तय किया जाता है और बहुत ही हार्ड स्टडी होती है जो उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसे समझने की कोशिश करता है। इसके बाद उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसे मजबूत बनाया जाए। उसके बाद उसे एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अब से हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट करने वाला है। फिर डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड ले सकते हैं ताकि तुम्हारी दवा बना सके। तो सोरा डरते हुए हाँ कह देता है। अब दोस्तों, डॉक्टर्स ने ऐसा इसलिए पूछा था ताकि नुकसान पहुंचने पर कहीं उसका दिमाग फिर से एक्टिवेट ना हो जाए
और किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। अब उनके पूछने से उसके दिमाग को पहले ही पता था कि ब्लड सैंपल से उसे चोट लगेगी, जिस वजह से उसे गुस्सा या ज्यादा डर महसूस ही नहीं हुआ। खैर, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टास्क शुरू होता है, यानी सोरा की मानसिक शक्ति से चीजें उठाने की क्षमता को समझने का। इसके लिए अब उसके सामने कुछ फल रखे जाते हैं और वो अपनी शक्ति से उन्हें मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए उठाता है। ये देखकर मिस्टर सोजी को एहसास होता है कि सोरा को बहुत अभ्यास की जरूरत है। खैर, अब इसी तरह उसका यही रूटीन चलता रहता है। रोज पढ़ाई जिसमें कैमरा से उस पर नजर रखी जाती है, रोज फाइटिंग की ट्रेनिंग जो दिन ब दिन कठिन होती जाती है, और लगातार ब्लड लिया जाता है ताकि उसकी फिजिकल मूवमेंट्स पर भी नजर रखी जाए। हालांकि सोरा इस बीच कभी कभी चिल्लाता रहता है, लेकिन अब इस रूटीन की उसे आदत पड़ गई होती है। फिर एक दिन जब वो आईने में तैयार हो रहा होता है तो पता चलता है कि आईने के पीछे एक कैमरा है। अब हम देखते हैं कि उस कैमरा से एक छोटी लड़की जिसका नाम मोमोका था और जो शायद मिस्टर सोजी की रिश्तेदार थी, वो सोरा को ठीक से देख रही होती है। अब मिस्टर सोजी उसे समझाते हैं, देखो, इस बच्चे का नाम सोरा है और बड़े होकर तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। ये सुनकर मोमोका मान जाती है कि मैं बड़े होकर सोरा का ध्यान रखूंगी, और फिर वो रोज स्क्रीन पर सोरा को देखकर खुश होने लगती है। अब इस बीच जब एक दिन ब्लड देने के बाद सोरा जा रहा होता है तो हमें एक और बच्चा दिखाते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। हम नोटिस करते हैं कि वो बच्चा एक काली ड्रेस पहनकर छिप छिप कर सोरा को देख रहा था। अब सोरा को भी इस चीज का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। खैर, अब सोरा का वही रोज का रूटीन चलता है, पढ़ाई, ब्लड देना और मोमोका का उस पर नजर रखना। फिर हर दिन की तरह आज भी उसके लिए वही साधारण उबला हुआ सब्जियों का खाना आता है, जो वो देखता है कि खाने के साथ में मोमोका ने कार्ड भेजा है, जिसे देखकर सोरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसने भेजा होगा। उधर हम देखते हैं कि मोमोका सोरा के सिंपल से लंच को देखकर दुखी होती है कि वो सिर्फ उबली सब्जियां क्यों खाता है। अब एक दिन जब सोरा जा रहा था तो उसे रास्ते में वही रहस्यमय बच्चा दिखाई देता है जिसका एहसास उसे पहले भी हुआ था। यहाँ वो नोटिस करता है कि शायद उस बच्चे को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए अब वो दोस्ती के इरादे से उसे हेलो कहता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें सोरा की पावर कंट्रोल की प्रैक्टिस दिखाई जाती है, जिससे वो खेल समझ रहा था और ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। तो ये देखकर मिस्टर सोजी उसे डांटते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें इस प्रैक्टिस को सीरियसली लेना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगे। जिसके बाद सोरा इसके लिए मान जाता है और ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सोते समय सोरा को बुरा सपना आने लगता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। और उधर मोमोका जो उसे कैमरे से देख रही होती है, वो भी ये देखकर परेशान हो उठती है। इसलिए अगले दिन वो सोरा के लिए एक चॉकलेट भेजती है, वो भी एक मैसेज के साथ कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे बुरे सपने दूर हो जाएंगे। अब उसे पढ़कर सोरा खुश हो जाता है और महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि किसी न किसी की नजर उस पर है जो उसका ख्याल रखता है, भले ही वो जानता नहीं कि वो कौन है। फिर कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि सोरा अब बड़ा हो चुका है और अभी भी ब्लड सैंपल्स दे रहा होता है। ऊपर से उसकी फाइटिंग स्किल्स पहले से कहीं बेहतर हो गई हैं और पढ़ाई में भी वो काफी होशियार बन गया है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो अभी भी यहाँ बिना किसी शिकायत के रह रहा है। लेकिन इस बीच एक दिक्कत अभी भी बाकी है, और वो ये है कि मिस्टर सोजी द्वारा उसकी ब्लड से बनाई जा रही दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है। साथ ही सोरा को अभी भी बुरे सपने आते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। हालांकि अब वो पावर कंट्रोल में भी काफी सुधार कर चुका है, लेकिन भारी चीजें ज्यादा देर तक उठाना अभी भी उसके बस की बात नहीं है। इसलिए एक दिन देखकर मिस्टर सोजी उससे पूछते हैं, सोरा, तुम फुल फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? तो सोरा कहता है, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। ऊपर से मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी उससे कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ। ये सुनकर सोरा को गुस्सा आ जाता है कि मैं 8 साल से यही सुन रहा हूँ, आखिर कब ठीक होऊंगा और मैं अपनी माँ से कब मिलूंगा? कम से कम एक बार कॉल पर तो बात करवा दीजिए। लेकिन सोजी उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उस गुस्से को ट्रेनिंग में यूज करो, तभी जल्दी ठीक हो पाओगे। तो ये चीज सोरा को समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाता है।
अब इस बीच हम देखते हैं कि मोमोका भी बड़ी हो गई है, जो अभी अभी अपने कॉलेज से वापस साइंस डिपार्टमेंट आई होती है और रोज की तरह सोरा को देखने लगती है। अब हमें पता चलता है कि आज सोरा का जन्मदिन है, इसलिए मोमोका ने उसका पसंदीदा चॉकलेट केक और अन्य पसंदीदा चीजें भेजी हैं। साथ में उसने एक कार्ड पर हैप्पी बर्थडे सोरा भी लिखा है। तो अब सोरा ये देखकर खुश होते हुए कहता है, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मेरा पूरा ख्याल रखते हो, इसलिए तुम जहाँ से भी मुझे देख रहे हो तुम्हें दिल से थैंक यू। और ऐसा कहकर वो केक खाने लगता है। अब इसके बाद कहानी 6 साल और आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सोरा अभी भी ब्लड देकर परेशान है, जबकि मोमोका अब उस जापानी टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल मेंबर बन चुकी होती है। वही पावर कंट्रोलिंग में अब सोरा एकदम परफेक्ट हो चुका है और वो इस वक्त कितना भी वजन उठाने की क्षमता रखता है। ये देखकर मिस्टर सोजी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली सोरा ने ये करके दिखाया। साथ ही सोरा भी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो यहाँ से बाहर जा सकता है और अपनी माँ से मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी शक्तियों पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका है। इसलिए अब सोरा मिस्टर सोजी से कहता है कि अब तो मुझे अपनी शक्तियों पर अच्छे से नियंत्रण आ चुका है, तो मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि नहीं, अभी नहीं, तुम अभी भी लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हो, अपनी माँ को भी। ये सुनकर सोरा गुस्सा होकर कहता है कि आपने देखा ना कि मैं परफेक्टली सब संभाल रहा हूँ, तो फिर अब क्या बचा है। जिस पर मिस्टर सोजी उसे उसके पासपोर्ट और एक लिफाफा दिखाते हैं जिसमें उसके ट्रैवल के लिए पैसे थे, और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे जाने की तैयारी कर दी गई है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि तुम्हारे ब्लड से बन रही दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए वो जैसे ही बनेगी तुम आजाद हो जाओगे। तो अब सोरा सोचता है कि शायद वो सच कह रहे हैं, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जब वो अपने कमरे से लौटता है तो उसे अपने कमरे से बाहर जाते हुए वही रहस्यमय लड़का दिखता है जो किसी से बात नहीं करता था। अब उसे देखकर सोरा चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर अंदर कमरे में पहुंचकर सोरा को पता चलता है कि उस लड़के ने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा है और ये असल में वो सब चीजें थी जो कभी सोरा की माँ ने उसके लिए भेजी थी, लेकिन उसे कभी दी नहीं गई। इसके साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो सोरा को बहुत मिस करती है और उसका इंतजार कर रही है। अब ये देखकर सोरा गुस्से में मिस्टर सोजी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, आपने मुझसे ये चीजें क्यों छिपाई। तो मिस्टर सोजी पहले तो हैरान होते हैं कि आखिर इसके पास ये चीजें कैसे आई, लेकिन फिर वो उसे समझाते हैं कि हमने तुम्हें ये चीजें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम अपनी माँ से मिलने की जिद ना करो और उन्हें मिस ना करो, क्योंकि अगर ऐसा करते तो अब तक अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। ये सुनकर सोरा हैरान रह जाता है कि मिस्टर सोजी उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन आपको मुझे इन चीजों के बारे में कभी ना कभी तो बताना चाहिए था। इस तरह अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और मिस्टर सोजी उससे कह देते हैं कि तुम अभी भी लोगों के लिए खतरा हो और सच में एक शैतान हो। तो ये सुनकर सोरा को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसके पिता ने उसके लिए ठीक ऐसे ही शब्द बोले थे। इसलिए अब वो वापस से सुनकर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी शक्ति से मिस्टर सोजी को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ड्रॉर से अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और पैसे का लिफाफा ले लेता है और मिस्टर सोजी से माफी मांगकर वहां से भाग जाता है। अब मिस्टर सोजी सभी गार्ड्स को अलर्ट करते हैं कि सोरा भाग गया है, इसलिए उसे जल्दी पकड़ो। अब देखते ही देखते चारों तरफ अलार्म बजने लगता है और सारे रास्ते लॉक हो जाते हैं, लेकिन सोरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अलार्म के पूरे सेटअप को तोड़ देता है, जिससे वहां के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और इसी बीच वो रहस्यमय लड़का जिसने सोरा के लिए सामान रखा था, वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है कि सोरा भाग चुका है। उधर सोरा पूरी स्पीड से भागता है, जबकि वो लोग उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और हमला भी करते हैं, लेकिन सोरा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो कई लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। अब एक व्यक्ति सभी पर चिल्लाता है कि सोरा को हर हाल में बाहर जाने से रोको, जिसके बाद वो गार्ड्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सोरा फिर भी हर चीज को रोकते हुए उनके हमले से बच जाता है। पर फिर भी एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल जाती है, जिससे वो घायल तो हो जाता है लेकिन रुकता नहीं और भागता रहता है। तभी ऊपर से आदेश आता है कि फायरिंग बंद करो क्योंकि सोरा को मरने नहीं देना है।
इस तरह फायरिंग तो रुक जाती है, लेकिन गार्ड्स खुद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सोरा फिर भी उन्हें दूर कर देता है और आखिरकार वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो तब तक भागता है जब तक उसे छिपने की जगह नहीं मिल जाती। अब बाहर की दुनिया को देखकर जो सालों में पूरी तरह बदल गई थी, वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब वहां से कहाँ जाना है। इस तरह वो दूर जाकर एक जगह बैठता है, अपनी चोट देखता है, हाथ पर पट्टी बांधता है और थकान से सो जाता है। लेकिन आज वो खुश भी है कि आखिरकार वो उस साइंस डिपार्टमेंट से आजाद हो गया है। फिर सुबह एक बूढ़ी औरत उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो बेटा? तो सोरा उठता है, लेकिन जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद आखिरकार वो अपने घर को ढूंढकर वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर भावुक हो जाता है और सोचता है कि आज वो अपनी माँ से मिलेगा। इस तरह वो ताला तोड़कर घर के अंदर जाता है और चिल्लाता है कि माँ, आप कहाँ हो? तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो इमोशनल होकर उसका नाम पुकारती है और छोटे सोरा को गले लगाती है। साथ ही वो रोते हुए कहती है कि मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी बेटा, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी और उसकी माँ वहाँ नहीं थी। पर तभी एक आदमी ऊपर से आता है और पूछता है, तुम कौन हो और घर में कैसे आए? जिसे देखकर सोरा हैरान रह जाता है कि आखिर कोई और आदमी उसके घर में क्या कर रहा है। खैर, अब बातचीत से पता चलता है कि उसके माता पिता इस घर से चले गए हैं और जापान छोड़कर थाईलैंड वापस लौट गए हैं। वो आदमी कहता है, मेरे पास उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं किराए के पैसे इस बैंक के नंबर पर ट्रांसफर करता हूँ। तो इस तरह अब सोरा उससे वो बैंक नंबर ले लेता है और उसे धन्यवाद देता है। उधर मिस्टर सोजी एक वैज्ञानिक के साथ सोरा की शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि वो सामान्य इंसान से कितना शक्तिशाली है। और तभी वो आदमी वहां आता है जो उसके कहने पर सोरा का पीछा कर रहा था, और वो मिस्टर सोजी को बताता है कि हमने सोरा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमारी सोच से 5 कदम आगे है, इससे पकड़ में नहीं आ रहा। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाकी टीम को भी बुलाओ, किसी भी तरह सोरा को वापस लाओ। उधर हम देखते हैं कि सोरा अपने बैग से मोमोका की दी गई चॉकलेट्स निकालकर खाता है और थाईलैंड जाने की योजना बनाने लगता है। फिर अगले सीन में वो आदमी वापस मिस्टर सोजी से मिलता है और कहता है, सोरा अभी भी नहीं मिला, तो क्या हमें थाईलैंड जाना चाहिए? क्योंकि सब यही मानते हैं कि वो अपने माता पिता को ढूंढने थाईलैंड ही गया होगा। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, अब मुझे ये मामला हैंडल करने दो। इसके बाद वो अब मोमोका को बुलाते हैं और समझाते हैं कि अब सिर्फ तुम ही सोरा को वापस ला सकती हो, क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानती हो और समझती हो। वो कहते हैं कि इस वक्त वो एक डरे हुए जानवर की तरह है, इसलिए उसमें गुस्सा भी हो सकता है। तो अगर हम उसे जबरदस्ती लाएंगे तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फिर से भाग जाएगा, लेकिन सिर्फ तुम हो जो उसे प्यार से वापस ला सकती हो। और ऊपर से ज्यादा वक्त बाहर रहना उसके लिए ठीक नहीं और दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मुझे सोरा की भी चिंता है। तो ये सुनकर मोमोका कहती है कि ठीक है अंकल सोजी, आप चिंता मत करिए, मैं सोरा को अकेले ही सुरक्षित वापस ले आऊंगी। अब उधर हमें वही रहस्यमय लड़का दिखाया जाता है जो रोबोट जैसी आवाज में खुद से कहता है कि मैं कब से चाहता था कि सोरा यहाँ से चला जाए, और जब वो चला गया तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद वो मशीन की मदद से चलता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा फ्लाइट से थाईलैंड पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि करना क्या है और कहां जाना है। और तभी वो एक टैक्सी लेता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरे एपिसोड में कहानी एकदम शिफ्ट होती है और हम एमी नाम की लड़की से मिलते हैं। अब दूसरे एपिसोड में कहानी एकदम शिफ्ट होती है और हम एमी नाम की लड़की से मिलते हैं, जो अपने दोस्त क्रिन से ड्राइविंग सीख रही होती है। असल में क्रिन एक एक्टर होता है जो एमी के जिद करने की वजह से उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन बार बार गाड़ी में चोट लगने की वजह से क्रिन उससे मना करता है कि उसे इस तरह गाड़ी चलाना नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए वो किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ड्राइविंग सीखे। अब असल में ये एमी काफी बच्चों की तरह बर्ताव करती थी, इसलिए क्रिन से माफी मांगते हुए आखिर में गाड़ी सीखने के लिए उसे मना लेती है। फिर उधर हम देखते हैं कि सोरा जिस टैक्सी में होता है वो ड्राइवर समझ जाता है कि सोरा एक टूरिस्ट है, इसलिए वो अब चुपके से टैक्सी का मीटर बढ़ा देता है, जिससे सोरा को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
हालांकि सोरा ये नोटिस कर लेता है और जब टैक्सी ड्राइवर का ध्यान इधर उधर होता है तो वो अपनी शक्ति का चतुराई से इस्तेमाल करके वापस उस मीटर को नंबर कम कर देता है, वापस उस मीटर का नंबर कम कर देता है। फिर पैसे देते वक्त ड्राइवर पूछता है कि इतने कम क्यों दे रहे हो, तो सोरा जवाब देता है कि अपना मीटर देख लो, मैं तो उतने ही पैसे दे रहा हूँ जितने बने हैं। तो अब मीटर देखकर ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, और इतने में सोरा टैक्सी से उतरकर वहां से चला जाता है। फिर सोरा सड़क किनारे का खाना खरीदता है जो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि एक तो उसने कई सालों से नॉर्मल खाना नहीं खाया था और ऊपर से वो इस वक्त थाईलैंड में था। खैर, अब इसके बाद वो उस बैंक नंबर की डिटेल्स निकालने लगता है जो उसे घर में रहने वाले व्यक्ति ने दिया था, लेकिन बैंकर उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये सब हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए अब हम आपको अकाउंट होल्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। पर सोरा कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, कृपया कम से कम उनका पता तो बता दो, लेकिन बैंकर फिर भी मना कर देता है, जिसके बाद मजबूरी में सोरा पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे वही जवाब मिलता है कि बिना ग्राहक की अनुमति के कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। तो ये सुनकर सोरा और परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढे। एमी ड्राइविंग से थोड़ा बेहतर हो गई होती है, इसलिए क्रिन से कहती है कि अब मैं मेन रोड पर ड्राइव करूंगी। हालांकि क्रिन उसे मना करता है कि नहीं, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन एमी को लगता है कि वो अब परफेक्ट हो गई है और कुछ नहीं होगा, इसलिए जब क्रिन कार से बाहर कॉल अटेंड करने जाता है तो एमी जल्दी से कार लेकर वहां से अकेली ही चली जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। अब सोरा भी इस वक्त सड़क पर चल रहा होता है, जो काफी भूखा भी होता है, इसलिए अब उसे एक फूड स्टॉल दिखता है और वो उसके पास जाता है। फिर ठीक उसी समय एमी फुल स्पीड में आ रही होती है और कॉल की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। इसके बाद जब उसे सोरा दिखता है तो वो असंतुलित हो जाती है। हालांकि सोरा शॉक्ड होकर अपनी शक्ति से कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे टक्कर मार ही देती है, जिससे सोरा बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब एमी काफी घबरा जाती है और सोचती है कहीं ये लड़का मर तो नहीं गया। फिर अगले सीन में हमें अस्पताल दिखाया जाता है, जहाँ क्रिन भी पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो एमी उसे सब बता देती है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और अब उसे डर लग रहा है। खैर, तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, जिनसे एमी कहती है कि प्लीज डॉक्टर, उसे किसी भी तरह बचा लो, चाहे जितने भी पैसे जाएं मैं दूंगी, लेकिन वो लड़का मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। लेकिन डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मरीज ठीक है, हाँ उसके कुछ और टेस्ट भी होंगे जिसके बाद वो जा सकता है। तो ये सुनकर एमी राहत की सांस लेती है, जबकि क्रिन कहता है कि अब जब सब ठीक है तो मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा कुछ जरूरी काम बाकी है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी सोरा भी कमरे से बाहर आता है, जिस वजह से एमी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे और टेस्ट बाकी हैं। लेकिन सोरा उससे कहता है नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ इसलिए जा रहा हूँ। पर ये सुनकर भी एमी उसे जाने नहीं देती और पीछे से पकड़ लेती है, जिसके बाद सोरा गुस्सा होकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तो इस पर एमी हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारा मुंह मेरे पपी जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फिक्र के कारण रोक रही हूँ। वो इमोशनल होकर कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं फंस जाऊंगी, ऊपर से तुम भूत बनकर मुझे परेशान करोगे। अब इस मजाक को सुनकर सोरा उल्टा चढ़ जाता है और उससे मन ही मन में कहता है छोटी बच्ची हो क्या। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और एमी उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन इतने में सोरा अपनी शक्तियों से व्हीलचेयर आगे बढ़ा देता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे एमी उसे फॉलो नहीं कर पाती। और इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि एमी पॉटरी क्लास में होती है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान इस बात पर होता है कि वो लड़का जिसे उसकी कार ने टक्कर मारी थी वो ठीक होगा कि नहीं। वो यही सोचती रहती है कि मेरी कार तो फुल स्पीड में थी, आखिर फिर भी उस लड़के को चोट कैसे नहीं आई, यानी कहीं उसे इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई जिससे वो मर ना जाए। उधर हम देखते हैं कि सोरा बैंक के बाहर होता है, जहां वो अपने माता पिता की डिटेल्स मांगने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल रही होती। और इस तरह अब शाम हो जाती है और वो वहीं रुक जाता है। फिर रात में एमी की कार खराब हो जाती है,
इसलिए वो मदद के लिए एक आदमी को रोकती है, लेकिन उसे शक होता है कि वो आदमी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अब वो उसे जाने को कहती है। लेकिन वो आदमी एक चोर निकलता है जो एमी को मारकर उसका सामान छीनने लगता है। अब एमी इससे बेहोश हो जाती है कि तभी सोरा वहां पहुंच जाता है और चोर को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो चोर सोरा पर भी हमला करता है और उसे डराने के लिए चाकू निकालता है, जिसके बाद सोरा गुस्से में अपनी शक्तियों से चाकू छीनकर उसे वापस चोर की ओर कर देता है, जिससे उस चोर की हवा खराब हो जाती है। अब एमी इस वक्त बेहोश होती है, इसलिए इस हालत में वो ये सब नहीं देख पाती। लेकिन तभी दो बाइक सवार वहां रुककर इस घटना को रिकॉर्ड करने लगते हैं और हम देखते हैं कि सोरा उस चोर को डराकर भगा देता है और साथ ही बाइक सवार भी वीडियो बनाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सोरा बेहोश एमी को देखता है और उसके होश में आने तक वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एमी सोरा को थैंक यू कर रही है कि उसने उसे बचाया। लेकिन फिर वो आगे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई है और पिछली बार भी मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मुझे ये सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो सोरा कहता है इट्स ओके, लेकिन अब मुझे यहाँ उतार दो, मैं बस स्टॉप से बस ले लूंगा। लेकिन एमी उसके लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम एक टूरिस्ट हो, तो आज के दिन के लिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो, और वैसे भी तुम्हारे चेहरे की चोट देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह वो सोरा को अपने घर ले जाती है और उसकी चोट पर दवा लगाने लगती है, जिससे सोरा को दर्द भी होता है। इसके बाद अब एमी उससे लगातार कई सवाल करती है कि तुम जापान से थाईलैंड क्यों आए, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी से मिलना है, क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है या स्टडी के लिए आए हो। लेकिन इन सब बातों का सोरा कोई जवाब नहीं देता, बस इग्नोर करता रहता है। फिर एमी कहती है वैसे तुम काफी क्यूट हो, तो गर्लफ्रेंड तो होगी ही। लेकिन सोरा इसके लिए मना करता है, जबकि एमी को उस पर विश्वास नहीं होता। इस बीच सोरा को भूख लगने लगती है, तो एमी पूछती है क्या तुम नूडल्स खाओगे। तो सोरा इस पर जब हाँ कहता है तो एमी हंसने लगती है और उससे कहती है देखा, तुम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब खाने के नाम पर कितनी जल्दी जवाब दे दिया। तो सोरा कहता है क्योंकि तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। खैर अब रात में हम देखते हैं कि डिनर के बाद एमी सोरा को सोफे पर चादर और तकिया देती है, और जैसे ही वो कमरे में जाती है तो सोरा अपनी शक्तियों से कुछ सेकंड में सोफे को हिसाब से अरेंज कर देता है। पर जब एमी बाहर आती है तो हैरान होकर पूछती है कि तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया। लेकिन सोरा कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद एमी सोरा को अपनी दोस्त क्रिन के कपड़े देती है कि ये पहन लो, ये क्रिन के हैं। अब सोरा पूछता है क्रिन कौन है, तुम्हारा पति। तो एमी हंसते हुए कहती है नहीं, वो मेरे बचपन का दोस्त है और कभी कभी होम पार्टी के दौरान यहाँ रुक जाता है, इसलिए उसका सामान मेरे पास रखा है। तो ये सुनकर सोरा कहता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर थोड़ी देर बाद एमी एक रोलिंग पिन लेकर आती है और कहती है कि माना मैं दयालु हूँ, लेकिन अगर रात में तुमने मुझसे कुछ गलत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोरा उसे समझाता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। तो एमी इस बात से ऑफेंड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्यों, मुझ में क्या खराबी है। तो सोरा मजाक में कई चीजें गिना देता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारी नाक वैसी, और तुम्हारा मुंह तो एकदम वैक्यूम क्लीनर जैसा है। ये सुनकर अब एमी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी पसंद बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मेरे कमरे के आसपास भी मत आना। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोरा हंसता है क्योंकि वो उसे बेवजह चिढ़ा रहा था, क्योंकि तब से वो उसका दिमाग खाए जा रही थी। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि JDSD यानी जापानीज टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट में मोमोको कुछ सर्च कर रही होती है, और तभी उसे सोरा की पिछली रात की वीडियो मिल जाती है जिसमें एमी की कार का नंबर भी दिख रहा होता है। असल में जिन लोगों ने वीडियो को शूट किया था उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिस वजह से वो वीडियो अब मोमोको के हाथ लग चुकी थी। खैर अब उस वीडियो की मदद से वो सोरा के करंट प्लेस का अंदाजा लगा लेती है और फौरन मिस्टर सोजी के पास जाकर कहती है
कि सोरा मिल गया है और मैं उसे जल्द से वापस ले आऊंगी। ये सुनकर अब मिस्टर सोजी खुश हो जाते हैं और उससे फौरन वहां जाने के लिए कहते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुबह के वक्त सोरा वॉशरूम में होता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने दांत साफ कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा करने की आदत हो गई थी। और तभी अचानक एमी वॉशरूम में आ जाती है, जिसे देखकर सोरा जल्दी से अब रोक देता है, वरना उसकी शक्ति का राज खुल जाता। इसके बाद बाहर बैठने पर सोरा को एमी की पॉटरी क्लास में बनाई गई अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं और तभी एमी वहां आती है और अपनी तारीफ करने लगती है कि देखो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। तो सोरा मजाक में कहता है, हाँ अपनी तारीफ करने में तो तुम सचमुच टैलेंटेड हो। इसके बाद सोरा जाने के लिए कहता है, लेकिन एमी उसको नाश्ता करने के लिए रोकती है। इस बीच वो किचन में बार बार पूछती है कि सोरा जापान से क्यों आया है, लेकिन सोरा इन सवालों पर अभी भी चुप बना रहता है। इसके बाद नाश्ता तैयार होने पर वो दोनों बैठते हैं, जहां एमी जबरदस्ती सोरा के ऑमलेट पर सॉस डालती है, जिसके लिए सोरा मना कर रहा था, और इसी बीच वो सॉस उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसके बाद एमी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सोरा भी वही करता है और एमी के कपड़े खराब कर देता है, साथ ही वो जोर जोर से हंसने भी लगता है। ये देखकर अब एमी को गुस्सा आ जाता है और वो सोरा पर पूरा केचप फेंकने वाली होती है कि तभी सोरा अपनी हार मान लेती है कि तुमसे जीत नहीं सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब एमी ये देखकर रुक जाती है और दोनों अपने कपड़े बदलने जाते हैं। फिर इसी बीच अचानक एमी के माता पिता, जिनके पास अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा चाबी थी, वो अचानक घर आ जाते हैं। इसके बाद वो सोरा को वॉशरूम से बाहर आते देखकर हैरान होते हुए गलतफहमी में पड़ जाते हैं। इतने में एमी भी वहां पहुंचती है और माता पिता के रिएक्शन से समझ जाती है कि वो सोरा को गलत समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी गलतफहमी को दूर नहीं करती। इसके बाद अब पेरेंट्स एमी से सवाल करते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो बताते हैं कि वैसे भी हमने तुम्हारे लिए रईस लड़के को चुन लिया है, जिसका नाम केविन है, इसलिए तुम्हें उस लड़के को भूलना होगा। लेकिन ये सुनकर नौटंकी एमी सोरा को पकड़ लेती है और कहती है, हाँ देखिए यही मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं करूंगी। और ये सुनकर सोरा भी शॉक हो जाता है कि आखिर इस फैमिली में चल क्या रहा है। लेकिन तभी एमी के माता पिता, जो बहुत अमीर परिवार से हैं, वो एमी की बात नहीं मानते और कहते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के लड़के से ही तुम्हारी शादी करेंगे, ये देखने में हमारे स्टैंडर्ड का नहीं लगता। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं, जबकि एमी परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। उधर हम देखते हैं कि अब मोमोको थाईलैंड पहुंच चुकी है और उसने होटल में एक कमरा भी ले लिया था, जिसके बाद वो फौरन अपना सामान रखकर सोरा को ढूंढने निकल पड़ती है। अब इस बीच सोरा जाने से पहले एमी को धन्यवाद कहता है, तो एमी कहती है इट्स ओके, और ऐसा कहकर वो जाने का दरवाजा खोल देती है। लेकिन फिर वापस वो दरवाजा खोलकर पूछती है कि वैसे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो सोरा अपना नाम बताता है और एमी भी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद सोरा चला जाता है, लेकिन एमी हमें खुश नहीं दिखती, बल्कि वो थोड़ी परेशान लगती है। अब इसके कुछ देर बाद मोमोका हमें एमी के अपार्टमेंट के नीचे दिखती है, जो सोच रही है कि क्या सोरा सचमुच यहाँ होगा। लेकिन तभी क्रिन वहां आ जाता है, जो समझता है कि मोमोको उसकी फैन है, जो उससे ऑटोग्राफ या उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आई है, इसलिए अब वो वहां आकर अपनी तारीफें करने लगता है, जबकि मोमोको कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये लड़का कौन है और क्या चाहता है। असल में इसमें क्रिन की गलती नहीं थी, क्योंकि उसके फैंस यहाँ अक्सर आते थे। खैर अब उसे मोमोको अच्छी लगती है और वो उससे बात करने लगता है। तभी क्रिन की असली फैंस वहाँ आ जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, जिसे देखकर मोमोको मौका पाते ही वहां से चली जाती है और क्रिन उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिन और एमी एक साथ होते हैं, जहां एमी उसे बताती है कि उसके माता पिता उसकी शादी किसी केविन नाम के अमीर लड़के से करना चाहते हैं। तो ये सुनकर क्रिन कहता है, ये नाम तो मेरी रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक का भी है। खैर जो भी हो, अगर तुम इस सिचुएशन से बचना चाहती हो तो कुछ समय के लिए किसी को फेक बॉयफ्रेंड बना लो। अब एमी यही सोचने लगती है कि आखिर वो फेक बॉयफ्रेंड कहाँ से लाएं। लेकिन तभी हम सोरा को देखते हैं, जो अभी भी बैंक के चक्कर लगा रहा होता है, और जब वो वहां से हटकर थोड़ा आगे बढ़ता है तो एमी उसे देख लेती है और खुश होकर उसका नाम पुकारती है। अब सोरा भी एमी को देखकर हैरान रह जाता है कि वो वहां क्या कर रही है। इसके अगले सीन में एमी सोरा को बताती है कि उसे फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, जिसके बदले में वो सोरा की उस प्रॉब्लम में मदद करेगी जिसके लिए वो जापान से थाईलैंड आया है।
इस तरह अब सोरा अपनी प्रॉब्लम कुछ हद तक उसके साथ शेयर करता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो बचपन से साइंस डिपार्टमेंट में रहा है और अपने माता पिता से अलग हो गया है। फिर आखिर में एमी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद कर देना। तो इस तरह सोरा ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्रिन उससे पूछता है, वैसे तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता की कोई फोटो है, या क्या तुम उनकी फोटो ड्रॉ कर सकते हो ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो? तो सोरा कहता है, हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। इस तरह अब एमी उसे अपना मोबाइल देती है, जिसके बाद सोरा गंभीर होकर पूरे इमोशन के साथ ड्राइंग शुरू करता है। अब क्रिन वो ड्राइंग देखकर हैरान रह जाता है और एमी से कहता है ये लड़का आर्ट में शानदार करियर बना सकता है। लेकिन जब एमी फोटो देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि सोरा ने बच्चों जैसी ड्राइंग की थी। इसलिए वो कहती है, ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता को हम ढूंढेंगे? इसके बाद एमी एक ऐप डाउनलोड करती है, सोरा की फोटो क्लिक करती है और जैसे जैसे सोरा बताता है कि लोग कहते हैं मेरी आंखें पापा पर है, नाक माँ पर है, तो वैसे वैसे एमी उनकी फोटो ड्रॉ करने लगती है, जो बिल्कुल सटीक निकलती है। ये देखकर अब सोरा इमोशनल हो जाता है और एमी को थैंक यू कहता है। इसके बाद एमी कहती है कि ठीक है, तो चलो अब पूछताछ शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल क्रिन को शूटिंग के लिए जाना होता है, तो वो सोरा को बाय कहता है कि अगर कोई मदद चाहिए तो बताना और फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी ही मिल जाएंगे। अब इसके बाद सोरा जापानी स्टाइल में क्रिन को थैंक यू कहता है और थोड़ा नीचे झुक जाता है, जिसे देखकर क्रिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो हाथ जोड़कर कहता है कि ठीक है, इतना काफी है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एमी और सोरा दोनों मिलकर बैंक के बाहर लोगों को फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू करते हैं। साथ ही वो उन्हें बाजार में भी ढूंढते हैं, लेकिन किसी ने भी सोरा के माता पिता को नहीं देखा होता है और इस तरह से आखिर में थक कर वो बैठ जाते हैं। इसके बाद एमी सोरा को पानी देती है और सोरा के पीने के बाद वो खुद भी उसे स्ट्रॉ से पानी पीने लगती है। तो ये देखकर सोरा हैरान होकर कहता है, तुम मेरे स्ट्रॉ से क्यों पानी पी रही हो? तो एमी हंसते हुए कहती है, हाँ तो क्या हुआ? जिस पर सोरा बताता है, लोगों को लगता है मुझे कोई बीमारी है, इसलिए कोई मेरे ग्लास से पानी तक नहीं पीता। तो एमी हंसती है कि कौन सी बीमारी, पागलपन की? उसकी फिक्र मत करो, मैं तुमसे बड़ी पागल हूँ। अब सोरा पहली बार किसी की तरफ से खुद को नॉर्मल समझकर ट्रीट किए जाने पर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। खैर, अब सोरा और एमी मिलकर सोरा के माता पिता की फोटो को हर जगह चिपका देते हैं, जिसमें उन्होंने अपना नंबर भी लिखा है कि अगर कोई इन्हें जानता है तो संपर्क करे। साथ ही वो लोगों से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद एमी सोरा को अपने घर ले आती है, तो सोरा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में रह लूंगा, लेकिन खाने पीने का खर्च मैं खुद उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब एमी इसके लिए मान जाती है और उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगती है। तभी सोरा कहता है, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख सकता हूँ ताकि अगर कॉल आए तो मैं अटेंड कर लूं? तो एमी इसके लिए मान जाती है और मोबाइल देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोरा रात भर मोबाइल के सामने बैठा रहता है और सुबह तक उसे एक भी कॉल नहीं आता, जिससे वो उदास हो जाता है। साथ ही जब एमी को ये पता चलता है तो वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सोरा ने पूरी रात कॉल का इंतजार किया है। इसके बाद जब एमी पॉटरी क्लास के लिए जा रही होती है तो वो सोरा को साथ चलने को कहती है, ताकि घर में बैठे बैठे वो बोर ना हो। और फिर बाहर निकलते ही मोमो को सोरा को देख लेती है और इसे देखकर मन ही मन में खुश हो जाती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद जब सोरा और एमी कार से चले जाते हैं तो मोमो को उन्हें फॉलो करने लगती है। फिर पॉटरी क्लास में एमी का मोबाइल बजता है, जिसके बाद सोरा जल्दी से वो कॉल उठाता है, ये सोचकर कि शायद वो कॉल उसके माता पिता के लिए होगी। लेकिन अफसोस वो कॉल एमी के लिए होती है, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से बाहर बैठ जाता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब एमी उसे चुप कराने के लिए एक डायनासोर की मूर्ति बनाकर लाती है और कहती है, फिक्र मत करो, हम जल्द तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेंगे, जिससे सोरा थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर क्लास के बाद रेस्टोरेंट में एमी सोरा के लिए कई चीजें लाती है, जिन्हें देखकर सोरा खुश होकर पूछता है कि ये सब क्यों लाई हो? तो एमी कहती है, क्योंकि तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी, इसलिए सब ले आई। अब सोरा चॉकलेट खाते हुए एमी के साथ खेलने लगता है
और दोनों एक दूसरे के चेहरे पर चॉकलेट लगाकर मजे करते हैं। इस बीच दूर से मोमो को सोरा को खुश देखकर खुद भी खुश होती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सोरा और एमी का बॉन्ड गहरा होता जा रहा है तो उसे जलन होने लगती है। अब चूंकि मोमो को बचपन से सोरा को पसंद करती थी तो वो उदास होकर वहां से चले जाने लगती है। अब मोमो को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तभी साइड में आकर जब क्रिन उसका कंधा छूता है तो वो जोर से उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देती है और पूछती है, तुम कौन हो? अब क्रिन बताता है, वही सुपरस्टार जिससे तुम मिली थी। तो ये सुनकर मोमो को उसे छोड़ देती है और पूछती है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तो क्रिन कहता है, मैं तो अभी अभी फॉलो कर रहा हूँ और बस तुम्हें रोकने ही वाला था। ये सुनकर मोमो को फिर से उसके हाथ मोड़ देती है, जिस पर क्रिन कहता है, क्या सच में तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं तो इसलिए आया था क्योंकि तुम मुझे उदास लग रही थी और अभी भी हो। कोई बात हुई है ना? अब मोमो को ये सुनकर मना करती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरी फिक्र करने वाले? तो क्रिन कहता है, अभी कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारा कुछ बन सकता हूँ। इस तरह वो फिर से उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है, लेकिन डर से पीछे हटा लेता है कि कहीं मोमो को फिर ना मार दे। इसके बाद मोमो को कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो तो हर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहेगा, लेकिन मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्रिन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने माना तो सही कि मैं हैंडसम हूँ। लेकिन सीरियसली, मैंने बहुत सुंदर लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। इसलिए शायद मैं तुम्हें वन साइड लव करने लगा हूँ, जैसे पिछले जन्म में हम प्रेमी रहे हो। ये सुनकर मोमो को हंसने लगती है कि तुमने ये बकवास कहाँ से सुनी, ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरह वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्रिन उसे रोक लेता है क्योंकि सामने एक रिपोर्टर होता है जो उसे ढूंढ रहा था। तभी मोमो को उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि एक तरह तो तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक के सामने रिलेशनशिप बताने से डरते हो। कितने अजीब हो। तो क्रिन कहता है, नहीं, रिपोर्टर्स बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन तभी मोमो को रिपोर्टर को आवाज लगाती है कि देखो, क्रिन यहाँ है, और ये सुनते ही क्रिन डर कर भाग जाता है और मोमो को हंसने लगती है। लेकिन तभी वो फिर से सोरा की याद आने से उदास हो जाती है। फिर अगली सीन में एमी खुश होकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और फिर वो सोरा को बताती है कि एक बेकरी शॉप वाली का कॉल आया था और उन्होंने तुम्हारे माता पिता को देखा है, इसलिए अगर वो फिर से आएंगे तो वो उन्हें तुरंत बताएंगी। अब ये सुनकर सोरा इतना खुश हो जाता है कि वो एमी को गले लगा लेता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो वो पीछे हट जाता है और एमी भी थोड़ा असहज होकर फल खाने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन शुरू होता है, जहां आज एमी के माता पिता ने उसे केविन से मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हम देखते हैं कि एमी सोरा को भी साथ ले आई है। जब रास्ते में वो सोरा को समझाती है, तुम्हें मेरे माता पिता और केविन के सामने वैसे ही एक्टिंग करनी है जैसे हम सचमुच प्रेमी हो, क्योंकि तभी केविन मुझसे नफरत करेगा और मुझे रिजेक्ट कर देगा। फिर सोरा उसके लिए मान जाता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, और इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी बाहर एक कार रुकती है जो केविन की होती है, वही लड़का जिसे एमी के माता पिता ने उसके लिए चुना है। फिर केविन के अंदर आते ही वो एक रैंडम लड़की से बात करने लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है कि वो एक समय 3-4 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखता है और जल्दी जल्दी बदल देता है, यानी वो एक नंबर का धोखेबाज है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी सोरा के साथ होता है, जहां सोरा उससे कहता है कि रुको, मैं वॉशरूम से आता हूँ। अब एमी वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन जब केविन बाहर निकलता है तो एमी उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद आता है। लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़का है जिसे उसके माता पिता ने चुना है। खैर, अब अगले सीन में एमी सोरा को अपने माता पिता से मिलवाती है, लेकिन उसके माता पिता नाराज होकर पूछते हैं, तुम इस लड़की को यहाँ क्यों ले आई? जिस पर एमी कहती है कि ये कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वही है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अब वो कहने वाली होती है कि सोरा मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन इतने में वो केविन को देखकर चुप हो जाती है। यानी अब उसे पता चलता है कि यही वो लड़का है जिससे मिलने उसके पेरेंट्स ने उससे बुलाया था। अब इसके बाद उसके माता पिता केविन का परिचय देते हैं कि केविन मेरे दोस्त का बेटा है जो रिकॉर्डिंग कंपनी का मालिक है, और ये हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। अब एमी केविन को निहारती रहती है, जिसे देखकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि एमी को केविन पसंद आ गया है।
इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम अपने उस फेक बॉयफ्रेंड को यहाँ से भगा सकती हो, क्योंकि हमें पता है तुम्हें केविन पसंद है। लेकिन एमी इस बात से मुकर जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, केविन अच्छा जरूर है, लेकिन सोरा इससे भी बेहतर है। दरअसल एमी ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो अपने माता पिता की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता होता है कि ये एक बिजनेस डील है, जबकि उसे सच्चा प्यार चाहिए जो उसका ख्याल रखे और उससे सच्चा प्यार दे। इससे वो अभी भी सोरा को अपना बॉयफ्रेंड बता रही होती है। अब केविन कहता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में कंपेयर कर लेंगे कि कौन बेहतर है, लेकिन फिलहाल अच्छा होगा अगर हम अपना लंच शुरू कर दें। खैर, अब लंच के दौरान केविन अपने हाथों से एमी के माता पिता को खाना परोसता है, जिससे वो काफी इम्प्रेस होने लगते हैं। अब एमी भी सोरा को इशारा करती है कि वो भी ऐसा करे, जिसके बाद मासूम सोरा माता पिता की बजाय एमी को खाना परोसने लगता है। ये देखकर उसकी माँ केविन से कहती है तुम भी ऐसा करो, तो केविन एक चीज उठाकर एमी को दे देता है। लेकिन अब सोरा केविन को हराने के चक्कर में एमी के प्लेट में ढेर सारे नूडल्स डाल देता है, जिसे देखकर उसके माता पिता गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तो सोरा डर जाता है और एमी की प्लेट से आधे नूडल्स पिता की प्लेट में डाल देता है। अब ये देखकर उसके पिता चिल्लाते हैं, तो वो डर कर आधे नूडल्स माँ की प्लेट में डाल देता है। अब माँ भी चिल्लाती है कि तुम में सच में मैनर्स नहीं है, तुमने सब खराब कर दिया। तो सोरा सारे नूडल्स अपने प्लेट में ले लेता है और चक्कर कहता है नहीं, ये खराब नहीं है, एकदम ठीक है। यानी एकदम कॉमेडी सीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके खाने का तरीका देखकर माता पिता और परेशान हो जाते हैं। साथ ही केविन सोरा पर हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हमें क्रिन दिखता है जो डांस की शूटिंग कर रहा होता है। अब रेस्ट के दौरान उसकी फैन गर्ल्स आकर उसे परेशान करती हैं, लेकिन जब वो चली जाती हैं तो उसे मोमोका की याद आती है, क्योंकि वो सचमुच मोमोका को पसंद करने लगा है। उधर सोरा अभी भी नूडल्स चबा रहा होता है, तो एमी उसे डांटती है और समझाती है मुझे प्यार करो मेरे माता पिता के सामने। तो सोरा कहता है मुझे प्यार करना नहीं आता, जिस पर एमी कहती है कि किसी ने तो तुम्हें प्यार किया होगा, तो वही सब करो मेरे साथ। तो ये सुनकर सोरा अपने बचपन को याद करता है कि उसकी माँ कैसे उसके बाल संवारती थी और कैसे उसके चेहरे पर पाउडर लगाती थी और आखिर में कैसे किस करके उससे प्यार करती थी। अब यही सब वो एमी के साथ करने लगता है, यानी उसका कंघा निकालकर उसके बाल ठीक करता है। और ये सब देखकर सभी, खासकर एमी, हैरान हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसके बाद सोरा एमी के चेहरे पर पाउडर लगाता है जैसे बच्चे के साथ किया जाता है, और फिर आखिर में वो वैसे ही प्यार करने लगता है अपनी माँ की तरह चूमते हुए। ये देखकर अब एमी बेहद ऑकवर्ड महसूस करती है और केविन के साथ साथ एमी के माता पिता भी सकते में आ जाते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसके बाद एमी के माता पिता एमी से कहते हैं कि फौरन इस ड्रामा को बंद करो, और हमें पता है कि ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारी बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की थी और उसने बताया था कि ये लड़का 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर में रहने आया है, इसलिए अब झूठ बोलना बंद करो। इस तरह फाइनली एमी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, सोरा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले। आखिर ये मेरी जिंदगी है, इसलिए मैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे सच में पसंद करे। और इस तरह वो आखिरी में सोरा के हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। अब केविन ये देखकर समझ जाता है कि एमी एक मासूम लड़की है जो शायद लंबे समय से सिंगल है, इसलिए वो सोच लेता है कि अब मैं इसी से शादी करूंगा। इसके बाद वो एमी के माता पिता को समझाता है कि आप चिंता ना करें, मैं एमी से दोस्ती करूंगा और धीरे धीरे उसे अपना बना लूंगा। तो ये सुनकर एमी के माता पिता खुश हो जाते हैं। अब घर पहुंचकर एमी बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसकी प्लानिंग काम नहीं आई थी, बल्कि उल्टा उसके माता पिता को पता चल जाता है कि सोरा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस वजह से अब वो उसे शादी के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि इस बीच उसे केविन का असली स्वभाव, यानी कि वो एक धोखेबाज है और बिजनेस डील के लिए अच्छा बन रहा है, ये पता नहीं होता। खैर, अब सोरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो मेरे चेहरे पर पंच मारकर शांत हो जाओ, जिस पर एमी खुश होकर पूछती है कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो सोरा को मारने वाली होती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती और वो रुक जाती है, क्योंकि सोरा के मासूम चेहरे पर वो अपना हाथ नहीं उठा पाती। अब अगले सीन में सोरा एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है, जहां मोमो को आकर उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या तुम जापान से हो। तो सोरा कहता है हाँ। तो वो कहती है मैं भी वहीं से हूँ,
आखिर दूसरे देश में अपनी कंट्री के लोगों से मिलना अच्छा लगता है ना? तो सोरा अग्री करते हुए कहता है बात तो सही है, और इस तरह वो अपना सामान लेने लगता है। लेकिन तभी मोमोका अचानक से उसकी पसंदीदा चॉकलेट देती है और कहती है ये तुम्हें पसंद है ना? तो सोरा हैरान होकर पूछता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो मोमोका कहती है मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम नूडल्स के साथ सुशी पसंद करते हो। अब ये सुनकर सोरा सारा सामान छोड़कर उसे गले लगाता है। ये देखकर अब मोमो को भी चौंक जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल सोरा पीछे हटकर उससे माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने अचानक से तुम्हें गले लगा लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पहले से जानती हो। अब मोमो को हंसते हुए कहती है कि वैसे मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। असल में ज्यादातर लोग नूडल्स के साथ सॉस पसंद करते हैं, तो मैंने उल्टा बोलकर एक गैस कर लिया। ये सुनकर अब सोरा कहता है कि फिर तो तुम बहुत अच्छा गैस कर लेती हो। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और मोमो को सोरा को अपना दोस्त बना लेती है। अब साथ में घर लौटते हुए मोमो को पूछती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिससे तुम कभी नहीं मिले, फिर भी उसने तुम्हारा ख्याल रखा? तो सोरा कहता है हाँ, एक शख्स है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अब ये सुनकर मोमो को पूछती है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे, उसे पसंद करोगे? तो सोरा कहता है बिल्कुल, मैं उसे पसंद करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। और इस तरह वो जल्दी से बाय कहकर वहां से चला जाता है। अब मोमो को प्यार से उसे जाते हुए देखती है और फिर होटल रूम में पहुंचकर खुश हो जाती है। वो यही सोचती है कि सोरा मुझे पसंद करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं वही हूँ जिसने हमेशा उस पर नजर रखी है और उसका ख्याल रखा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अभी मैं ये बात उसे नहीं बता सकती, वरना वो मुझे मिस्टर सोजी की टीम का समझकर मुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए अगर मुझे सोरा के और करीब जाना है तो फिलहाल ये राज उससे छुपा कर रखना होगा। और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिसर्च लैब में प्रयोग चल रहे होते हैं, लेकिन जो चीज वो बनाना चाहते हैं वो तैयार नहीं हो पा रही होती। अब इसके बारे में मिस्टर सोजी को इन्फॉर्म किया जाता है कि सोरा को वापस लाना होगा, वरना काम सही से नहीं होगा। इसलिए वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि अगर आप कहें तो हम कनाडा के ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर सोजी इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि नहीं, उसे बीच में मत लाओ। मैं मोमो को इससे कहूंगा कि वो जल्द से जल्द सोरा को वापस ले आए और दोबारा मेरे सामने कनाडा की बात मत करना, क्योंकि वो हमारी एक बड़ी गलती थी। लेकिन ये बात कभी उसे पता नहीं चलनी चाहिए। पर हम नोटिस करते हैं कि ये बात बाहर खड़ा खड़ा वही काले कपड़े वाला शख्स सुन रहा होता है जो अक्सर सोरा को दिखता था। और अब हमें पता चलता है कि असल में इसी का नाम कनाडा है। खैर, तो इस तरह दरवाजे के बाहर कनाडा सब सुन लेता है और गुस्से में खुद से कहता है कि मैं किसी की रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहता। आखिर मुझे हमेशा दूसरा विकल्प क्यों समझा जाता है? कुछ भी हो, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सोरा से बेहतर हूँ। और इस तरह गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि केविन किसी लड़की के साथ कमरे में होता है जो ये साबित करता है कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसके बाद वो उस लड़की की फोटो अपने ग्रुप चैट में शेयर करता है और लिखता है आज की गर्लफ्रेंड ये है, जहाँ उसके दोस्त मजाक में कहते हैं कोई इनोसेंट फेस वाली लड़की को डेट करो। तो ये सुनकर केविन के दिमाग में अचानक से एमी आ जाती है और वो उनसे कहता है कि जल्द ही मैं एक इनोसेंट फेस वाली लड़की को भी डेट करने वाला हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। खैर, अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा रात को सो रहा होता है और तभी उसे एक सपना आता है। अब उस सपने में उसे वो समय याद आता है जब मिस्टर सोजी उसे अपने साथ लेने आए थे और उसकी माँ उसे समझा रही थी कि कोई भी गलत काम मत करना, जो मिस्टर सोजी कहे वही करना। जबकि सोरा रोने लगता है कि नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं होना। पर तभी कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगती हैं, जिसके बाद उसके पिता उसे डांट कर चुप कराते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। अब इस सपने से सोरा प्रेजेंट में परेशान होने लगता है और गलती से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से अचानक पूरे अपार्टमेंट का सामान हवा में तैरने लगता है। और फिर जब एमी चीजों का शोर सुनकर एकदम से उठती है तो वहां से चीजों को हवा में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत। और इस तरह चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुबह जब एमी उठती है तो काफी डरी हुई कंडीशन में सोरा के पास दौड़ती है
अब वो उससे कहती है कि रात को यहाँ पर भूत आ गया था, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि उसे सही से कुछ बता ही नहीं पाती। तभी सोरा उसे थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके बदले में एमी उल्टा उसे ही थप्पड़ जड़ देती है कि तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। फिर सोरा उससे माफी मांगता है, सॉरी, मैं बस तुम्हें होश में लाना चाहता था। इसके बाद दोनों शांत होकर बात करते हैं, जहाँ सोरा उसे समझाता है कि रात को कुछ नहीं हुआ था, वरना मुझे भी पता चल जाता। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा और ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। खैर, अब अगले सीन में एमी सोरा को जिम में ले जाती है, जहाँ क्रिन भी पहले से मौजूद होता है, लेकिन इस बीच वो दोनों उसे नोटिस नहीं करते। और तभी पीछे पीछे मोमोको भी आ जाती है, जिसे देखकर क्रिन खुश हो जाता है और उसे रोककर बात करने लगता है। अब सबसे पहले वो उसका नाम पूछता है, तो मोमोको अपना नाम बताती है। इसके बाद क्रिन कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत नाम है, क्या मैं तुम्हें कोचन कह सकता हूँ? तो मोमोको साफ मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, असल में कोचन का मतलब जापानी भाषा में गर्लफ्रेंड होता है। खैर, अब क्रिन उसे फॉलो करता है, तो वो उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ, तुम मुझे नहीं जानते और ना मैं तुम्हें, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। अब उसके चले जाने के बाद क्रिन काफी इंसल्टेड महसूस करता है कि मोमोको ने सबके सामने उसका हाथ मोड़कर उसे शर्मिंदा कर दिया, इसलिए अब वो चुपचाप वहाँ से कॉफी लेने चला जाता है। तभी उधर एक्सरसाइज के बाद सोरा और एमी साथ में बैठे होते हैं और इसी बीच एमी सोरा का चेहरा साफ करने लगती है, जो दूर से मोमोको देख लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता। साथ में ये देखकर सोरा भी हैरान हो जाती है कि आखिर एमी उसकी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान कैसे रख रही है, जिस वजह से वो उसे बस देखता रह जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एमी क्रिन के साथ दिखती है, जो कि उसी जिम में मौजूद होते हैं। लेकिन तभी एमी को केविन भी वहाँ आते हुए दिखता है, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को जानते हुए हैरान रह जाते हैं। इसके बाद केविन एमी को रोककर उससे दोस्ती करने की बात करता है, लेकिन एमी इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी को माता पिता के बिजनेस डील से नहीं बनाना चाहती, बल्कि इसका फैसला मैं खुद करना चाहती हूँ। जिस पर केविन उसे समझाता है कि तुम मुझे बस एक चांस दे दो एक दूसरे को समझने के लिए। इस तरह अब केविन का हैंडसम लुक और बातें एमी को इम्प्रेस कर देती है, जिस वजह से वो उसकी बातें मान जाती है। ये देखकर अब सोरा दूर खड़ा खड़ा थोड़ी जलन महसूस करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद मोमोको उसे देख लेती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब इन दोनों को साथ में देखकर क्रिन जलन महसूस करने लगता है और सोचता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, और फिर वो साइड में हट जाता है, जबकि मोमोको सोरा को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में केविन उसे रोकता है और फ्लर्ट शुरू कर देता है कि तुम तो यहाँ की नहीं लगती, लगता है स्वर्ग से आई कोई परी हो। पर मोमोको ये सुनकर अपना मुंह बनाने लगती है कि ये कैसी बकवास है, तुम्हारा जोक बहुत ही घटिया है, और इस तरह वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन केविन उसे वापस वहीं रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो, और इस तरह वो उसे जबरदस्ती अपना कार्ड थमा देता है कि जब भी अकेलापन महसूस हो तुम मुझे कॉल कर लेना। लेकिन इस बात पर मोमोको उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा और एमी बाहर साथ में होते हैं। तभी एमी सोरा को बताती है कि तुम अकेले घर चले जाओ, आज मुझे केविन के साथ लंच पर जाना है। तो ये सुनकर सोरा को पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो चाहते हुए भी एमी को रोक नहीं सकता था, और इतने में एमी केविन के साथ चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद क्रिन सोरा के पास आता है और कहता है, लाओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, और वैसे भी साथ में तुमसे एक बात पूछनी है। तो सोरा इसके लिए मान जाता है और दोनों कार में चले जाते हैं। फिर रास्ते में क्रिन अपनी कार रोकता है और सीधा पूछता है, क्या तुम मोमोको को डेट कर रहे हो, यानी उसे पसंद करते हो? तो सोरा मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर क्रिन थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन फिर पूछता है, तो क्या तुम एमी को पसंद करते हो? तो सोरा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं। अब ये जवाब क्रिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोरा के करीब आकर पूछता है, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यानी तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में है? तो सोरा जल्दी से उसे दूर कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, पागल हो गए हो क्या? अब क्रिन हंसते हुए कहता है, घबराओ मत, मेरा इंटरेस्ट भी लड़कों में नहीं है बल्कि लड़कियों में ही है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था।
वो आगे कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारे और मोमोको के बीच कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और डेट करना चाहता हूँ। अब वो सोरा से एक हेल्प मांगता है कि प्लीज तुम मुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ कर बताओ। तो सोरा इसके लिए मान जाता है। इसके बाद अब हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिसर्च चल रही होती है, और तभी वहाँ एक खतरनाक खुलासा होता है जिसके बारे में वैज्ञानिक आके फौरन मिस्टर सोजी को बताते हैं कि जिस मेडिसिन पर हम काम कर रहे थे, जो सोरा की भागने से पहले उसकी बॉडी में इंजेक्ट की गई थी, उसका रिजल्ट बहुत खराब आया है। यानी अगर सोरा ने बाहर अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी मौत हो सकती है। इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द लैब में वापस लाना होगा। ये सुनकर अब मिस्टर सोजी फौरन मोमोको को फोन करके यही सब बातें बताते हैं कि अगर तुम सोरा को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे जल्द वापस ले आओ, वरना वो मर जाएगा। ये खबर मिलते ही मोमोको परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि कैसे सोरा को जल्दी से जल्दी वापस लेकर आया जाए। उधर हम देखते हैं कि एमी और केविन साथ में होते हैं और बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस बीच सोरा बार बार एमी को कॉल करके परेशान कर रहा होता है, जिस पर एमी उसे डांटती है कि बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो। तो इस तरह सोरा भी परेशान होकर कॉल काट देता है और मोबाइल चार्जर पर लगा देता है। फिर जब उसे भूख लगती है तो वो नूडल्स लेने कन्वीनियंस स्टोर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से मोमोको से होती है। अब मोमोको उसे ऑफर करती है कि क्या तुम मेरे साथ पास के नए रेस्टोरेंट में नूडल्स खाना पसंद करोगे। तो सोरा उसके लिए तुरंत मान जाता है और वो दोनों नूडल्स खाने चले जाते हैं। फिर बातों ही बातों में मोमोको उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा जापान वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ कुछ लोग तो होंगे जो तुम्हारी फिक्र करते होंगे। तो सोरा उदास होकर उससे कहता है, नहीं, मेरा जापान वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जो मेरे अपने थे वो अब यहीं थाईलैंड में है। तो ये सुनकर मोमोको एकदम से चुप हो जाती है। इसके बाद सोरा को क्रिन की बात याद आती है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए अब वो मोमोको से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है। तो मोमोको उसे अपनी अच्छी बुरी चीजें बताती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि जब सोरा घर लौटता है तो वहाँ से अपनी माँ का वही पत्र मिलता है जो उसकी माँ के भेजे सामान में मौजूद था। इसके बाद वो बैठकर उसे पढ़ने लगता है और इमोशनल होकर अपनी माँ को मिस करने लगता है। अब उसी समय केविन एमी को घर ड्रॉप करने आता है और बाय करने के वक्त वो एमी का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि होप तुमने मुझे थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया होगा। तो एमी समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे, इसलिए वो कहती है, हाँ, एक दोस्त के तौर पर तुम मुझे अच्छे लगे। तो केविन इस बात पर नकली हंसी हंसता है, जिसके बाद एमी बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही हम देखते हैं कि केविन वहाँ से गुजर रही एक दूसरी लड़की को रोककर अब उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जो कुछ ही सेकंड में उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो जाती है। उधर अपार्टमेंट में जाते वक्त वहाँ का वॉचमैन एमी को बताता है कि तुम्हारे ऊपर रहने वाली दादी की आज मौत हो गई है, इसलिए संभल कर रहना, क्या पता उनकी आत्मा अभी भी यहाँ हो। अब एमी तो ऐसी थी कि जिसे बचपन से भूतों का डर था, इसलिए ये सुनकर वो काफी डर जाती है। उधर हम देखते हैं कि सोरा अपनी माँ को मिस कर रहा होता है और इस बीच वो अपनी शक्ति से टिश्यू बॉक्स उठा लेता है, जिसे देखकर एमी डर से चिल्लाने लगती है कि यहाँ जो टिश्यू है उसमें भूत है, ये घर ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह वो अब अपने कमरे में सामान पैक करने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना। हालांकि सोरा उसे समझाता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और अगर भूत आ भी गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर अब एमी शांत हो जाती है और उसे पूछती है, क्या सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो सोरा उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे तुम किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, इसलिए अब डरना बंद करो और चुप हो जाओ। तो ये सुनकर एमी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे शुरू से यही चाहिए था, यानी कोई ऐसा लड़का जो उसकी रक्षा करे और उसका अच्छे से ख्याल रखे। और इस तरह वो प्यार से सोरा को देखने लगती है। खैर, अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि एमी सोने की कोशिश कर रही होती है और सोरा उसके पास बैठा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब तक एमी सो नहीं जाती तब तक वो सो नहीं सकता था, क्योंकि एमी को अभी भी भूत का डर सता रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात को सोरा को फिर से बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे पूरा कमरा कांपने लगता है। फिर वापस एमी ये शोर सुनकर उठ जाती है और डरते हुए बाहर
चेक करने लगती है, जहां उसे कंबल हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अब वो फिर से जोर से सोरा का नाम चिल्लाती है और उसे उठाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है और कंबल में कवर करते हुए कहती है कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, जो भी भूत है वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो प्रार्थना भी करने लगती है कि गॉड प्लीज भूत को भगा दो। अब सोरा उसे देखता रहता है, ये महसूस करते हुए कि एमी इस वक्त उसके कितने करीब है। इसके बाद वो उससे चुप कराता है कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो चुका है। फिर एमी धीरे धीरे शांत होती है और सोरा को देखने लगती है, जबकि सोरा भी उसे निहारता रहता है। इसके बाद अब सोरा को अपनी भावनाएं समझ आने लगती हैं कि वो एमी को पसंद करता है, लेकिन एमी अभी भी अपनी भावनाओं से अनजान है। इसके बाद सुबह जैसे ही एमी सोकर उठती है तो सोरा उसके पास ही होता है। फिर उसे फोन आता है कि सोरा के माता पिता मिल गए हैं, जिसके बाद एमी खुशी से झूम उठती है और सोरा को ये बात बताती है। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां कॉल करने वाले ने मिलने बुलाया था, लेकिन पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक चाल थी, जबकि असल में कुछ बदमाशों ने उन्हें लूटने के इरादे से वहां बुलाया था। अब जैसे ही ये बात खुलती है तो एमी सोरा से पीछे रहने को कहती है, क्योंकि वो उसे कमजोर समझती थी और इस तरह वो उन गुंडों से लड़ने की कोशिश करती है, हालांकि उन्हें मार नहीं पाती। इस बीच सोरा उसे मना करता है, लेकिन एमी नहीं रुकती, इसलिए अब फाइनली सोरा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एमी को बचाना पड़ता है। जबकि बाहर से ऐसा लगता है कि एमी गुंडों को हरा रही है, जबकि पीछे से सोरा अपनी शक्तियों से उसकी मदद कर रहा होता है। फिर आखिर में एमी कहती है कि देखा, मैंने इन्हें कैसे सबक सिखाया, तुम देख रहे हो ना। तो सोरा कहता है, हाँ तुम वाकई कमाल हो। अब थोड़ी दूर मौजूद मोमो को भी उन्हें फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। फिर लंबे सीन के बाद एमी गुंडों को हरा देती है, हालांकि सारा क्रेडिट सोरा की शक्तियों का था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अपनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने से सोरा की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। फिर मोमो को ये देखकर जल्दी से उसके पास आती है और उसे संभालने लगती है, लेकिन उसे देखकर एमी पूछती है, तुम हो कौन? तो मोमो को कहती है, ये बात अभी जरूरी नहीं है, बस सोरा को जल्द से जल्द घर ले चलो। इसके बाद तीनों घर लौटते हैं, जहाँ एमी कहती है कि शायद हमें सोरा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन मोमो को कहती है, नहीं, हॉस्पिटल में समस्या हल नहीं होगी। और इस तरह जैसे ही वो सोरा की धड़कन चेक करने लगती है तो एमी उसके बाल पकड़ लेती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मोमो को कहती है, मैं बस उसकी धड़कन चेक कर रही थी। फिर वो एमी से गरम चॉकलेट बनवाती है और उसमें चुपके से दवा मिलाकर सोरा को पिला देती है। अब वो चॉकलेट पीते ही सोरा ठीक हो जाता है और दोनों को थैंक यू बोलने लगता है। हालांकि अब उन दोनों को साथ में देखकर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। तो एमी उसके लिए मना कर देती है, जबकि मोमो सोरा को ठीक देखकर वहां से अब चली जाती है। इसके बाद एमी सोरा से पूछती है कि वैसे ये लड़की तुम्हारी दोस्त कब से बनी। तो सोरा कहता है, अभी कुछ दिन पहले ही। खैर अब अगले सीन में क्रिन एमी के डर को दूर करने के लिए कुछ मंत्र लाता है और कहता है, इस मंत्र को याद कर लो, अगली बार अगर घर में भूत दिखे तो इन्हें पढ़ लेना, वो फौरन भाग जाएगा। तो एमी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद क्रिन कहता है कि कल मेरी नई मूवी की शूटिंग है, तो अगर चाहो तो सोरा के साथ आ सकती हो। अब एमी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन शूटिंग के दौरान क्रिन की एक्ट्रेस बहुत परेशानी का सबब बन जाती है, जिस वजह से क्रिन और डायरेक्टर तक उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उस केविन की दोस्त या कहें कि उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड होती है। इसके बाद ब्रेक टाइम में जब क्रिन रेस्ट कर रहा होता है तो एमी और सोरा वहां पहुंचते हैं। अब एमी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। तो क्रिन बताता है वो एक्ट्रेस बहुत परेशान कर रही है, जबकि उसे एक्टिंग भी नहीं आती। अब केविन एमी को देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो क्रिन अचानक चुप हो जाता है, लेकिन एमी कहती है कि वो तुम्हारी दोस्त एक्ट्रेस बहुत बचकानी है, अगर उसे एक्टिंग में दिक्कत है तो उसे क्यों नहीं बदला जाता। अब क्रिन उसे इशारा करता है कि केविन को कुछ ना कहे, वरना उसे शूट से हटा दिया जाएगा। लेकिन एमी चुप नहीं होती और उल्टा कह देती है कि ये सब मुझे अभी क्रिन ने बताया, और वैसे भी बिजनेस में वही लोग काम करें जिन्हें उसमें रुचि हो तो अच्छा होता है।
अब केविन तो उस वक्त इतना उतावला था जो हर हाल में एमी को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए अब वो एकदम से एक्ट्रेस को निकाल देता है और कहता है कि अब तुम उसकी जगह काम करोगी क्योंकि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर एमी हैरान रह जाती है और क्रिन भी सोचता है कि केविन ने ये कैसे मान लिया। अब केविन हमें उसी एक्ट्रेस के साथ दिखता है जिससे वो डील कर रहा होता है कि बिना वन नाइट स्पेंड किए वो ब्रेक नहीं देगा। जबकि उधर हम देखते हैं कि क्रिन एमी को समझाता है कि केविन एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो। मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब लगता है वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। शायद कुछ हद तक तुम्हें फंसा भी चुका है। फिर वो सोरा से कहता है कि मेरी दोस्त का ख्याल रखना, लेकिन तभी एमी कहती है कि पहली बात केविन बुरा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, और रही बात सोरा की तो वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो तो खुद कमजोर है। वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ही उसे गुंडों से बचाया था। अब क्रिन हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में तुम इतनी ताकतवर हो कि इतने लोगों को हरा दिया। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा कहीं जा रहा होता है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद जब वो छुप जाता है और एकदम से सामने आता है तो पीछा करने वाली असल में मोमोको होती है। अब सोरा उससे सीधा पूछता है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? जहाँ भी जाता हूँ तुम वहीं मिल जाती हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अब मोमोको पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आखिर तुम एक जापानी हो और मैं भी, इसलिए तुम्हारे साथ परिवार जैसा लगता है, इसलिए मैं बस थोड़ा करीब आना चाहती हूँ। ये सुनकर अब सोरा उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। इसके बाद मोमोको उसे चॉकलेट देती है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है। फिर जब सोरा चॉकलेट खाता है तो बेंच पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मोमोको खुश होकर उसे होटल रूम में ले जाती है और मिस्टर सोजी को बताती है कि मैं सोरा को ले आई हूँ। अब मिस्टर सोजी खुश होकर कहते हैं कि ठीक है, अभी एक प्राइवेट प्लेन भेज रहा हूँ, तुम फौरन उसे लेकर यहाँ आ जाओ। लेकिन जब मोमोको सोरा को नींद में अपनी माँ को मिस करते हुए देखती है तो उससे उस पर तरस आ जाता है, इसलिए अब वो मिस्टर सोजी से झूठ बोलती है कि अभी अभी सोरा अपनी शक्तियों से यहाँ से भाग गया है। जिस पर मिस्टर सोजी गुस्सा होकर कहते हैं कि दोबारा उसे पकड़ कर लाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद मोमोको उनका कॉल काट देती है और सोरा के पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तब जाएंगे जब तुम अपने माता पिता से मिल लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सोजी किसी आदमी के सामने खड़े होते हैं जो गुस्से में उनसे पूछ रहा होता है कि सोरा अब तक यहाँ क्यों नहीं आया। जिस पर मिस्टर सोजी माफी मांगते हुए थोड़ा और समय की गुहार लगाते हैं, जिसके बाद वो आदमी शांत हो जाता है। फिर अगले सीन में मोमोको केविन से उसके ऑफिस मिलने आती है क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करना चाहती थी, जिस वजह से केविन उसे फौरन नौकरी पर रख लेता है। उधर अगले दिन एमी और क्रिन की शूटिंग शुरू होती है जहां उन्हें प्रेमियों की तरह अभिनय करना होता है। अब इसी बीच क्रिन प्यार से एमी के साथ व्यवहार करता है, लेकिन एमी पहले तो कंट्रोल करती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि क्रिन उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो उसके साथ गंभीर नहीं रह सकती थी। हालांकि डायरेक्टर एमी को समझाते हैं कि तुम्हें किसी तरह क्रिन पर फोकस करना होगा। फिर शूटिंग के बाद हम देखते हैं कि तीनों यानी एमी, क्रिन और सोरा एक साथ होते हैं। इस बीच सोरा कल शाम की घटना जब मोमोको से ले गई थी वो सब भूल चुका था क्योंकि वो बेंच पर सोकर उठा था और तभी उन्हें मोमोको दिखती है। अब क्रिन बच्चे की तरह खुश होकर उसके पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझसे मिलने आई हो? तो मोमोको कहती है, नहीं, अब मैं केविन के साथ काम करती हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ। इसके बाद क्रिन सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद मोमोको सोरा की वजह से मान जाती है कि वहाँ पर वो भी उन लोगों के साथ होगा। उधर डिनर के लिए जाने से पहले कार में बैठी एमी और मोमोको इंतजार कर रही होती हैं, जबकि बाहर सोरा और क्रिन बातें कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पर सोरा क्रिन को मोमोको की पसंदीदा डिशेस बताता है जो उसने मोमोको से पूछी थी ताकि क्रिन उससे इम्प्रेस कर सके। इसके बाद क्रिन खुश होकर कहता है कि वाह, तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम बहुत अच्छे हो। तो ये सुनकर सोरा भी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो चारों अब आउटडोर डाइनिंग में होते हैं। तभी क्रिन मोमोको की पसंद का सारा खाना ऑर्डर करता है ताकि वो इम्प्रेस हो सके, लेकिन इस वक्त मोमोको का सारा ध्यान सोरा पर होता है, जिस वजह से वो बार बार सोरा की सेहत के बारे में पूछती है और उसी से सवाल करती है, जिससे क्रिन को बहुत बुरा लगता है।
अब वो पूछता है, तुम सिर्फ सोरा की फिक्र क्यों करती हो? मेरी भी फिक्र कर सकती हो, मेरी सेहत के बारे में भी पूछ सकती हो। तो मोमोको कहती है, तुम बिल्कुल हेल्दी और फिट हो, इसलिए मैंने नहीं पूछा। उधर सोरा का ध्यान सिर्फ एमी पर होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो उसे खाना देता है, लेकिन वहीं एमी का मूड खराब होने की वजह से वो कुछ नहीं खाती। तभी अचानक एमी का फोन बजता है, जिस पर केविन का कॉल आता है और वो बातचीत अच्छी होने पर वो खुशी खुशी सारी डिशेस खाने लगती है। ये देखकर अब क्रिन कहता है, देखो केविन से बात करने के बाद उसे कैसे भूख लग गई। तो सोरा ये सुनकर जलन महसूस करने लगता है और पूछता है, क्या तुम सच में केविन को पसंद करने लगी हो? तो एमी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। लेकिन ये सुनकर अब सोरा केविन की बुराई करने लगता है कि नहीं, वो कहीं से हैंडसम नहीं दिखता, बल्कि वो एकदम अजीब सा दिखता है। इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह लड़की होता तो मेरे हिसाब से क्रिन सबसे हैंडसम होता। अब क्रिन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में तुम मुझे हैंडसम बोल रहे हो? थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। लेकिन तभी वो मोमोको से कहता है, देखा, सब मुझे सुपर हैंडसम मानते हैं, सिर्फ तुम नहीं मानती। पर हम देखते हैं कि मोमोको ये सुनकर चुप ही रहती है। उधर अब एमी और सोरा के बीच बहस बढ़ जाती है और सोरा गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मोमोको उसके पीछे जाती है, जबकि क्रिन एमी को डांटता है कि क्या तुम केविन की थोड़ी कम तारीफ नहीं कर सकती थी? देखो, तुम्हारी वजह से मेरी वाली भी चली गई। ये सुनकर अब एमी कहती है, मैंने सिर्फ सच कहा था, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? उधर मोमोको सोरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब नहीं रुकता और तभी सामने से एक तेज बाइक आती है, जिसके बाद सोरा अपनी शक्ति से वो बाइक रोक देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। और तभी सामने से एक तेज बाइक आती है, जिसके बाद सोरा अपनी शक्ति से वो बाइक रोक देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो अचानक फिर से बेहोश हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने फिर से अपनी पावर्स को यूज किया था। इसके बाद मोमोको परेशान होकर उसे अपने घर ले जाती है और रात भर उसका ख्याल रखती है। फिर सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि सोरा उसे बिना बताए वहां से चला गया है। उधर एमी सोरा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ गायब थे? तो सोरा कहता है, मैं मोमोको के घर में सोया था। तो ये सुनकर एमी जलन से कहती है कि तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी, और अगर रुके तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो सोरा जवाब देता है, अच्छा, तो तुम खुद भी इस तरह अपनी इमेज खराब कर रही हो मुझे अपने घर में रखकर, है ना? तो इस तरह एमी चुप हो जाती है और सोरा को देखने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि उसने मोमोको के बारे में गलत बोला, जो एक लड़की के लिए सही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जापान में लैब के अंदर सोरा के लिए एक शक्तिशाली दवा तैयार की जाती है, जिससे वो कुछ दिन सामान्य रह सकेगा। इसके बाद मिस्टर सोजी कहते हैं कि इसे मोमोको को पार्सल कर दो, वो इस दवा को सोरा तक पहुंचा देगी जैसे ही वो उसे वापस मिल जाएगा। उधर हम देखते हैं कि अब मोमोको कहीं जा रही होती है, तो क्रिन उससे गुस्से में मिलता है। अब उसे मोमोको और सोरा के रात साथ बिताने की बात पता चल चुकी होती है। इसके बाद वो उसे समझाता है कि सोरा तुम में नहीं बल्कि एमी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसे भूल जाओ और मुझे चुनो, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। हालांकि अब मोमोको उससे गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मुझ पर से हार मान लो और उस लड़की के पास जाओ जो तुम्हें पसंद करती हो। ये सुनकर अब क्रिन चुप हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना एक तरफा प्यार कितना दर्दनाक होता है? तो मोमोको कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया है। इसके बाद क्रिन वादा करता है कि तुम बस मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, शिकायत का मौका तक नहीं दूंगा, फिर देखना तुम मुझे पसंद कर लोगी। लेकिन मोमोको अब भी उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है, जिससे क्रिन उदास हो जाता है। और इसी के साथ ये तीसरा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो फोर्थ पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा घर पर होता है और तभी एमी उसे बताती है कि मैं केविन से मिलने जा रही हूँ। अब ये सुनने के बाद भी सोरा पहले तो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही एमी चली जाती है तो इसी बात पर उसे गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वो जोर जोर से बॉल को दीवार पर मारने लगता है और वो सारा सामान हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उधर एमी जा रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि कार की चाबी घर पर ही रह गई है।
इसलिए ऊपर आने पर वो सोरा को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है और केविन से मिलने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब केविन, जो एमी के ना आने से परेशान था, वो अचानक मोमोको को अपने सामने किसी काम से आता हुआ देखता है और फिर थोड़ी ही देर में उससे फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी क्रिन भी वहां पर आ जाता है और दोनों को साथ देखकर गलत समझने लगता है। हालांकि मोमोको उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्रिन उसकी बात नहीं सुनता। अब इस बीच उसको एमी का कॉल आता है, जो सोरा की हालत के बारे में उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सामने खड़ी मोमोको भी ये सुन लेती है कि सोरा इस वक्त ठीक नहीं है, जिस वजह से उसे भी सोरा की फिक्र होने लगती है। फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सोरा को हुआ क्या है, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मर भी सकता है। ये सुनकर एमी और क्रिन परेशान हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। इस बीच मोमोको चुपके से दवा लेकर सोरा के पास जाती है, क्योंकि उसके पास सोरा की प्रॉब्लम का सलूशन था, वही दवा जो उसे जापान से भेजी गई थी। इस तरह वो उसे इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद सोरा की हालत सुधरने लगती है और वो एकदम से ठीक हो जाता है। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सोरा शूटिंग प्लेस पर होता है, क्योंकि आज एमी और क्रिन की शूटिंग का आखिरी दिन होता है। फिर शूटिंग पूरी होने पर भी सब बहुत खुश होते हैं। साथ ही केविन भी वहां आकर एमी को बधाई देता है और फ्लर्ट करते हुए उसकी तारीफ करता रहता है, जो क्रिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन चूंकि केविन उसका बॉस है, इसलिए क्रिन उससे कुछ नहीं कह सकता था। अब एमी केविन से अकेले में बात कर रही होती है, तो सोरा गुस्से से स्टेज से सामान गिराकर केविन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उल्टा एमी के पैर पर चोट लग जाती है और उसका पैर बुरी तरह मुड़ जाता है। इसलिए अब सोरा स्टेज को वापस ठीक तो कर देता है, लेकिन फिर उसे ये देखकर गुस्सा आता है कि केविन कैसे एमी के पैर की फिक्र कर रहा है। इसके लिए अब वो गुस्से में वॉशरूम जाता है और अपनी शक्ति से सारा पानी हवा में उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी केविन के साथ जा रही होती है, वो भी उसका हाथ पकड़कर। तो केविन सोचता है मैं एमी को गिराऊंगा और पकड़ लूंगा तो ये रोमांटिक लगेगा, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाए, सोरा अपनी शक्ति से केविन को धक्का दे देता है और एमी को दूसरी ओर से पकड़ लेता है। और ठीक उसी समय क्रिन भी वहां आ जाता है, जिससे केविन की टक्कर हो जाती है और इस तरह एक्सीडेंटली वो एक दूसरे को चूम लेते हैं। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, बल्कि क्रिन तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि मेरे साथ अचानक ही क्या हो गया। लेकिन उधर एमी प्यार से सोरा को देखने लगती है और वो दोनों इस वक्त बहुत करीब होते हैं। फिर घर लौटते वक्त सोरा और क्रिन एमी को समझाते हैं कि केविन से दूर रहो, वो एक प्ले बॉय है, अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन एमी उनकी बात नहीं मानती और हंसते हुए कहती है मैं इतनी प्रिटी भी नहीं हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए जलने लगो, और वैसे भी आज मेरी केविन के साथ डेट है। तो ये सुनकर अब वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि केविन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि आज मैं एमी को अपने कमरे तक ले जाऊंगा, जिसे सोरा सुन लेता है और गुस्से में केविन को चेतावनी देता है कि एमी से दूर रहो, उसके साथ कुछ गलत मत करो वरना ठीक नहीं होगा। अब इस पर केविन हंसता है कि अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ, और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में एमी भी वहां पहुंच जाती है, तो सोरा को केविन को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में एमी केविन के साथ होती है और जैसे ही वो जाती है, केविन उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जो सोरा बाहर से देख लेता है। फिर एमी के लौटने पर सोरा चालाकी से दोनों की ड्रिंक आपस में बदल देता है और खुद सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद केविन बेहोश हो जाता है, लेकिन एमी समझ ही नहीं पाती और क्रिन को मदद के लिए बुलाती है। अब क्रिन, जो पहले से केविन से नाराज था, वो बदले की भावना से उसका चेहरा खराब कर देता है। हालांकि एमी रोकती है कि इतना खतरनाक प्रैंक मत करो, लेकिन क्रिन नहीं मानता और कहता है डरो मत, हमारा नाम इसमें नहीं आएगा। इसके साथ ही वो केविन की मजेदार फोटो भी खींच लेता है। फिर अगले सीन में एमी और क्रिन बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, जहां एमी केविन की बुराई करते हुए उसे मार रही होती है। उधर कुछ लोग एक शख्स को पीटने आते हैं, जिसने उनसे पैसे तो लिए लेकिन समय पर लौटाए नहीं। फिर एमी उन्हें रोकती है कि तुम लोग किसी को ऐसे नहीं मार सकते। इस तरह वो खुद को शक्तिशाली समझाते हुए उनके बॉस को फाइट के लिए चुनौती देती है। अब क्रिन पूछता है तुम ये कर लोगी? अभी भी रुक जाओ।
लेकिन एमी इसकी बात नहीं मानती। इसके बाद सोरा भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, तुम इतनी शक्तिशाली नहीं हो जितना समझती हो, तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो ये बात एमी के दिल को छू जाती है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। इसके बाद वो शख्स को सोरा की तरह इमेजिन करती है जो उसे लूजर कह रहा है, और जोर से पंच मारती है, जिससे वो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब सभी हैरान हो जाते हैं और एमी की तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर बाहर सोरा एमी से माफी मांगता है कि मुझे तुमको कमजोर नहीं समझना चाहिए था। सॉरी अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हो, मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो एमी सोरा की बातें सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, वही गुंडे बदला लेने वापस आ जाते हैं। इसके बाद सोरा एमी को लेकर भागता है और वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। अब सोरा बिना शक्ति का इस्तेमाल किए लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे काफी स्ट्रांग होते हैं। इस बीच एक गुंडा एमी पर हमला करने वाला होता है, तो सोरा को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जिससे वो एक को रोकता है और दूसरे को हवा में उठा देता है। अब एमी ये सब देखकर विश्वास ही नहीं कर पाती कि आखिर सोरा ऐसे कैसे कर सकता है। इस तरह जब सोरा ने दोनों लोगों को दूर फेंक दिया, तो गुंडों का बॉस अपनी बंदूक निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। अब सोरा अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि एमी को कोई नुकसान न पहुंचे। और आखिरकार जब सब शांत हो जाता है और सोरा बॉस को भी हरा देता है, तो वो एमी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन एमी इस वक्त कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अभी जो उसने देखा था वो उससे बहुत डर गई थी। लेकिन सोरा उससे कहता है, प्लीज मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पर एमी उसकी बात नहीं सुनती और कहते हुए चली जाती है, तुम मुझसे दूर रहो। अब सोरा उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाता है, लेकिन ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो वहीं रुक जाता है। इसके बाद रास्ते में एमी को मोमोको मिलती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो एमी मोमोको के साथ घर लौट आती है, जहां क्रिन इन बातों को सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या सच में सोरा के पास शक्तियां हैं? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? पर एमी कहती है, नहीं, ये सब सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर मोमोको पूछती है, लेकिन सोरा इस वक्त कहाँ है? तो एमी बताती है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए उससे दूर भाग आई। तो अब मोमोको हैरान होकर कहती है, मतलब तुमने सोरा को अकेले छोड़ दिया, जबकि वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर इस तरह वो सोरा को ढूंढने चली जाती है, जिसके बाद एमी को भी एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती की, इसलिए अब वो भी सोरा को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सोरा अपनी तकलीफों से परेशान था और ऊपर से एमी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इसलिए अब वो सोचने लगता है कि फिर तो मैं सच में डेविल हूँ, जैसे मेरे डैड और मिस्टर सोजी भी कहते हैं। अब इसी बीच में वो एक जगह बेहोश हो जाता है, जबकि उधर मोमोको मिस्टर सोजी को उसकी जानकारी देती है और एमी भी हर जगह सोरा को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर तभी एमी को याद आता है कि सोरा शायद वहीं होगा जहां वो थाईलैंड आने के बाद ज्यादातर था, बैंक के पास। और उसका अंदाजा सही था, क्योंकि सोरा सच में वहीं बैंक के पास होता है जहां उसके माता पिता का अकाउंट है। अब उसने तय कर लिया था कि वो एमी के घर नहीं लौटेगा और कभी भी एमी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि एमी उसकी सच्चाई जानकर उससे नफरत करने लगी है। इसके बाद वो एक जगह सोने के लिए बैठता है, लेकिन वहां से हटा दिया जाता है, तो वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एमी और क्रिन उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और काफी खोजने के बाद एमी को सोरा दिख जाता है, जिसके बाद वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है। अब सोरा भी एमी को देखता है, लेकिन उसी वक्त एमी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, जिस वजह से सोरा अपनी शक्ति से उसे बचा लेता है। और फिर एमी खुशी से सोरा को गले लगा लेती है कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन सोरा उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शक्तियों को जानकर तुम मुझे डेविल समझोगी और नफरत करोगी। जबकि एमी उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई थी। असल में उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बहुत डर गई थी। फिर वो अपनी इमोशन शो करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। और ये सुनकर सोरा हैरान रह जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह वो ऑफिशियल कपल बन जाते हैं। साथ ही क्रिन को भी ये जानकर खुशी होती है कि आखिरकार एमी ने उस केविन के बच्चे को छोड़ ही दिया,
खैर अब अगले सीन में एमी और सोरा पोएट्री क्लास में अच्छा समय बिता रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद घर लौटने पर एमी कहती है कि चलो तुम्हारी शक्तियों से कुछ मजा करते हैं, तो क्या तुम मुझे हवा में उठा सकते हो? तो सोरा कहता है हाँ बिल्कुल, अगर इसमें तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। और इस तरह वो एमी को हवा में उठाता है जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी सोरा की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो उसे गिरा देता है, जिसके बाद एमी को एहसास होता है कि सोरा इस वक्त अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद एमी केविन से मिलने जाती है और कहती है अब मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल चुका है और अब मैं अपने मॉम डैड को भी समझा दूंगी कि वो मुझे मिलने के लिए मजबूर ना करें। तो ये सुनकर केविन गुस्सा हो जाता है और एमी को चूमने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन तभी एमी उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है अगर दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद केविन गुस्से में सोचता है कि आखिर ये खुद को समझती क्या है, अब मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा और इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। फिर घर लौटकर जब एमी सोरा से बात कर रही होती है तो उन्हें कॉल पर खुशखबरी मिलती है कि सोरा के माता पिता मिल गए हैं। दरअसल बेकरी शॉप की मालिक ने सोरा के माता पिता को पहचान लिया था और जब वो शॉप पर आए तो उन्हें बता दिया गया कि उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा है। यानी अब अगले दिन सोरा बेकरी शॉप पर अपने माता पिता से मिलेगा और हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स भी उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि उनका बेटा थाईलैंड में है और उन्हें ढूंढ रहा है। फिर अगले सीन में मोमो को सोरा से मिलने आती है और खुश होकर कहती है कि कल तुम अपने माता पिता से मिलो, फिर जापान चलो। इसके बाद वो खुलासा करती है कि मुझे मिस्टर सोजी ने यहाँ भेजा है, लेकिन सोरा हैरान होकर मना कर देता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इस जगह पर मेरी कोई फिक्र नहीं करता। पर मोमो को कहती है नहीं, एक लड़की थी जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती थी, खुद याद करो। तो सोरा अब सोचता है और याद करता है कि हाँ, एक शख्स थी जिसे उसने कभी नहीं देखा, लेकिन बचपन से अब तक उसने उसका ख्याल रखा। इसके बाद मोमो को सोरा के हाथ पर कुछ ड्रॉ करती है और उसे एहसास हो जाता है कि मोमो को वही लड़की है। ये पता चलते ही वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जापान जाने से मना कर देता है। इसके बाद मोमो को घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करती है और रोते हुए कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मर जाओगे, प्लीज कल तुम अपने माता पिता से मिल लो और फिर मेरे साथ जापान चलो। तो सोरा हैरान होकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मिस्टर सोजी झूठ बोल रहे हैं। फिर मोमो को कहती है नहीं, मिस्टर सोजी झूठ नहीं कहते, मेरा तो कम से कम विश्वास करो। इसके बाद वो खुद को उसके सामने एक्सप्रेस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, आखिर मैंने तुम्हें बचपन से ऑब्जर्व किया है। ये सुनकर सोरा चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती और प्यार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे वापस वहाँ ले जाने की कोशिश मत करो क्योंकि वो मेरे लिए जेल जैसा है। वो कहता है कि मैं थाईलैंड में ही अपने माता पिता और एमी के साथ रहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी। अब ये सुनकर मोमोको का दिल टूट जाता है क्योंकि वो समझ जाती है कि सोरा के लिए एमी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रही थी, लेकिन अब जो होगा मैं उसके जिम्मेदार नहीं रहूंगी। वो कहती है कि जापान तो तुम्हें माता पिता के मिलने के बाद जाना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है, जबकि सोरा उसे बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरा एमी को सब बता रहा होता है कि कैसे वो पहले जापान के इस रिसर्च सेंटर में रहा और कैसे उसे वहां कैद करके रखा गया था, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा और इसके बाद वो थाईलैंड अपने माता पिता को ढूंढने आया था। अब एमी इन बातों को सुनकर हैरान रह जाती है कि सोरा ने इतना कुछ झेला है और उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में सोरा अपने माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, जबकि एमी सोच रही होती है कि पहली मुलाकात में मैं क्या पहनूं। और तभी न्यूज में उस बेकरी शॉप के बारे में खबर आती है जहां सोरा को उसके माता पिता से मिलना था। खबर ये होती है कि उस शॉप में आग लग गई है और जापानी कपल की मौत हो गई। अब इस कपल का नाम सुनकर सोरा के होश उड़ जाते हैं और वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है।
फिर वो जोर जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद पूरे घर का सारा सामान हिलने लगता है और सब कुछ बिखर जाता है। अब एमी फौरन बाहर आ जाती है और सोरा को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे गले लगाती है और चुप कराती है। फिर अगले सीन में सोरा अपने माता पिता की लाश के पास खड़ा होता है, जो यकीन ही नहीं कर पा रहा होता कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। असल में बचपन से उसकी यही इच्छा थी कि वो अपने माता पिता से मिले, और आज जब वो उनके इतने करीब आ गया था तो उसका वो सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। अब वो गहरे दुख में डूब जाता है, जबकि उधर मिस्टर सोजी मिस्टर टॉम के पास पहुंचकर गुस्से में कहते हैं कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। यानी असल में सोरा के माता पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मिस्टर टॉम ने कराई थी, जिस वजह से वो मिस्टर सोजी से कहते हैं कि अब देखना सोरा जल्दी ही वापस आएगा। उधर हम देखते हैं कि सोरा घर तो लौट आता है, लेकिन ना कुछ खाता है और ना किसी से कोई बात करता है। हालांकि एमी उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सोरा इतने बड़े सदमे में होता है कि वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। इस तरह वो 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए सोए ऐसे ही बैठा रहता है। फिर जब वो अकेला होता है, उसे थोड़ी नींद आती है, तो सपने में वो अपने माता पिता को देखता है, जहां उन्हें देखकर वो खुशी से गले लगा लेता है। और सपने में ही उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और दिल से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे दूर कर दिया। खासकर पिता माफी मांगते हैं, लेकिन सोरा कहता है, नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि हमेशा से आपको मिस करता रहा हूँ। इसके बाद उसके माता पिता उससे थोड़ी बातें करते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं। तभी सोरा की आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा होता है। मानो माता पिता से मिलकर और बात कर कर उसका बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। फिर अगले सीन में एमी और क्रिन सोरा को ठीक करने के लिए उसे म्यूजियम घुमाने ले जाते हैं। वहां सोरा को हल्का फुल्का महसूस होने लगता है, साथ ही वो दोनों की कंपनी को एंजॉय भी करता है। लेकिन जब वो अकेला होता है तो मोमो को उससे फिर से मिलती है और उसे समझाने लगती है कि प्लीज मेरे साथ वापस चलो, पर सोरा इस बात पर भी उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ केविन झूठ बोलकर एमी को एक कमरे में बुलाता है, ये कहकर कि यहाँ शूटिंग होनी है। और फिर जब उसकी टीम बाहर गई होती है तो वो एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि क्रिन डायरेक्टर के साथ बाहर होता है और पूछता है एमी कहाँ है, तो डायरेक्टर कहता है होटल में। और जब क्रिन पूछता है कि केविन कहाँ है, तो जवाब मिलता है वो भी होटल में है। अब क्रिन को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सोरा को फौरन इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद वो दोनों एमी को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। लेकिन आखिरकार सोरा उसे ढूंढ लेता है और देखता है कि केविन उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए अब वो गुस्से में केविन को दूर फेंक देता है, जबकि केविन ये कहकर हंसने लगता है कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। लेकिन सोरा पहली बार अपनी शक्ति को केविन के सामने इस्तेमाल करता है, जिससे केविन बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद सोरा उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही छोड़ देता है। इधर क्रिन और बाकी लोग भी एमी को बचाने पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच केविन डर कर वहां से भाग जाता है। उसकी शक्ल देखकर पता चल जाता है कि अब वो एमी को कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सोरा ने उसे अपनी शक्तियों से इतना डरा दिया था कि वो उसके आसपास भी नहीं आएगा। फिर अगले सीन में क्रिन और मोमो को साथ होते हैं। अब उनकी दोस्ती पहले से बेहतर हो चुकी है और मोमो को अब क्रिन को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगी है। इस बीच क्रिन उसे एक गुड लक बैच देता है और कहता है इसे हमेशा अपने पास रखो, इससे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। अब प्लीज मुझे स्माइल करके दिखाओ। तो अब मोमो को मुस्कुराती है, जिससे क्रिन बहुत खुश हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये चारों यानी सोरा, एमी, क्रिन और मोमो को रेस्टोरेंट में अच्छा समय बिता रहे होते हैं और साथ में खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मोमोको के पास मिस्टर सोजी का कॉल आता है कि मुझे पता है कि तुम सोरा के साथ हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों नहीं ला रही। तो मोमोको कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, सोरा यहीं थाईलैंड में रहना चाहता है। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी कहते हैं कि ठीक है, मेरी सोरा से बात कराओ, और इस तरह वो उसे समझाने लगते हैं कि उसे वापस आना होगा।
लेकिन सोरा उनसे भी मना कर देता है। तो मिस्टर सोजी कहते हैं कि ठीक है, अब जो होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे, और ऐसा कहकर वो कॉल काट देते हैं। अब सोरा को मिस्टर सोजी की बात का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाता है तो कोई आदमी छुपकर एमी पर गोली चला देता है और वो गिर जाती है। ये देखते ही सोरा को एहसास हो जाता है कि मिस्टर सोजी के लोग ही उसके अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद सभी जल्दी से एमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं एमी का बहुत खून बह चुका है और उसे ब्लड की जरूरत है। अब सोरा का ब्लड ग्रुप मेल खा जाता है, जिसके बाद वो एमी को अपना खून दे देता है। इस तरह अब उसका ऑपरेशन पूरा होता है और एमी की जान सोरा की वजह से बच जाती है। अब अगले सीन में एमी के माता पिता उसकी हालत से बहुत परेशान होते हैं। अब जब सोरा उनके सामने आता है और उन्हें पता चलता है कि एमी की जान सोरा की वजह से बची है और साथ ही केविन से भी उसने बचाया था, तो वो सोरा का दिल से धन्यवाद करते हैं। अब वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और आखिरकार उसे दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बीच ज्यादा खून देने की वजह से सोरा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे उसकी हालत भी खराब होने लगती है। इसलिए देखते हुए एमी के माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा तुम रेस्ट कर लो, अब हम हैं एमी का ख्याल रखने के लिए। और इस तरह उनके फोर्स करने पर सोरा रेस्ट के लिए मान जाता है। अब अगले दिन सुबह सभी एमी के पास होते हैं कि तभी बाहर मोमो को क्रिन से मिलने आती है, जिन्होंने तय कर लिया होता है कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। अब एमी के माता पिता उसे बाय कहकर चले जाते हैं, जिसके बाद सोरा एमी के पास मौजूद था। लेकिन जब उसकी नाक से खून आने लगता है तो वो जल्दी से बाहर चला जाता है। अब वहाँ मोमोको से उसकी बात होती है कि क्या सच में मैं मरने वाला हूँ जैसा कि तुमने कहा था। तो मोमोको कहती है हाँ, जिससे सोरा उदास हो जाता है। लेकिन उसी वक्त जापान का एक एजेंट एमी के कमरे में घुसता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, और आखिर में मौका पाकर वो एमी को अपने साथ ले जाता है। फिर जब क्रिन एमी के पास आता है और उसे कमरे में नहीं पाता तो वो परेशान हो जाता है। साथ ही जब सोरा और मोमोको भी वहां पहुंचते हैं तो वो भी एमी को गायब देखकर परेशान हो जाते हैं। असल में उन लोगों ने एमी को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सोरा का खून अब एमी की बॉडी में भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना आखिरी टेस्ट पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद वही शक्तिशाली दवा तैयार हो जाएगी जिसके लिए वो पिछले 20 साल से उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी ओर एमी के माता पिता परेशान होते हैं और सोरा उन्हें वादा करता है कि मैं एमी को वापस लेकर आऊंगा। जिसके बाद क्रिन भी सोरा के साथ चलने की बात करता है। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जहां सोरा, क्रिन और मोमोको तीनों ही जापान पहुंच जाते हैं। अब सोरा क्रिन से कहता है कि यहाँ रुक जाओ, तुम्हें वहाँ खतरा हो सकता है। तो क्रिन कहता है ठीक है, लेकिन अगर रात तक नहीं लौटे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उधर सेंटर में एमी के खून का इस्तेमाल करने के बाद वो शक्तिशाली दवा तैयार हो जाती है, जिसका इंजेक्शन अगर सोरा ले लेता है तो वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। खैर अब इसकी जानकारी बिग बॉस को मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सोरा अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आ रहा है। इसके बाद वो आदेश देते हैं कि अब सोरा को अंदर आने से रोको। इधर सोरा सेंटर के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कई लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसे देखकर अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद सोरा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है और एक झटके में सभी को हरा देता है। फिर वो अंदर जाता है और वहां भी गुस्से में हर किसी को दूर धकेल देता है, क्योंकि उसे गुस्सा होता है कि ये लोग एमी को प्रयोग के लिए यहाँ लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तभी मिस्टर सोजी को पता चलता है कि सोरा बिल्डिंग में घुस चुका है, इसलिए अब वो बाहर आकर स्थिति देखने लगते हैं और सोरा से मिलने जाने लगते हैं। लेकिन सोरा किसी की नहीं सुनता और अपनी शक्ति से सभी को दूर फेंक देता है। फिर वो एमी के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद वही रहस्यमय लड़का जिसका चेहरा अभी तक नहीं दिखा था वो वहां आ जाता है और मिस्टर सोजी की बनाई गई दवा को उठा लेता है। दरअसल इस दवा के सिर्फ 2 इंजेक्शन बने थे, जिससे वो लड़का जिसे कनाडा कहते हैं वो एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। अब पहले तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन बाद में वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे चलने के लिए किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ती।
जैसे कि हमने पूरी सीरीज में उसे देखा था। खैर तभी गार्ड्स का इंचार्ज आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो कनाडा अब उसे कोई जवाब नहीं देता और उल्टा एक रॉड उस आदमी की बॉडी में घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी ओर सोरा पीछे के रास्ते से एमी को लेकर भाग रहा होता है कि तभी कनाडा भी सोरा का पीछा करता है उसे मारने के इरादे से, जिसके बाद वो सोरा को आवाज देता है और जैसे ही सोरा मुड़ता है तो कनाडा अपनी शक्ति से उसे दूर फेंकता है। अब सोरा ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर इसकी शक्ति मुझसे ज्यादा कैसे हो गई। इसके बाद अब कनाडा अपना चेहरा रिवील करता है तो वो सोरा से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इसे देखकर एमी और सोरा दोनों हैरान रह जाते हैं और फिर कनाडा कहता है कि क्या हुआ, अपना जुड़वा भाई को देखकर सरप्राइज हो गए हो। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है कि तुम अकेले पैदा नहीं हुए थे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ पैदा हुआ था और हमारे दादा दादी की शक्तियों की वजह से मिस्टर सोजी को पहले से पता था कि हमारी फैमिली में जन्मे हर बच्चे के पास शक्तियां होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया, ये झूठ बोलकर कि वो मुझे ठीक कर देंगे। वो आगे कहता है, इसके बाद उन्होंने मुझ पर कई प्रयोग किए जिससे मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और इस बीच माँ ने सोचा कि मैं मर गया, लेकिन मैं जिंदा था और ये सिर्फ मिस्टर सोजी को पता था। उन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखा और इसके बाद वो हमारे खून से एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो जापान के सैनिकों के लिए इस्तेमाल हो सके ताकि वो युद्ध में कभी ना हारे। लेकिन मेरे खून से वो दवा नहीं बनी तो उन्होंने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी और तुम्हें सारा प्यार देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर सोजी कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो हमारे पिता के बड़े भाई हैं और यही वजह थी कि हमारे पिता उन पर पूरा भरोसा करते थे। अब ये सुनकर सोरा हैरान रह जाता है और कनाडा को समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए हम प्यार से साथ में रह सकते हैं। लेकिन कनाडा जो बचपन से सोरा से नफरत करता आया है वो कहता है कि तुम नहीं, तुम मुझसे फाइट करो। लेकिन कनाडा जो बचपन से सोरा से नफरत करता आया था वो कहता है कि नहीं, तुम मुझसे फाइट करो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं और साबित कर सकूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन सोरा इसके लिए मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। और तभी कनाडा एमी पर हमला कर देता है और कहता है अगर इसे मरते नहीं देखना चाहते तो मुझसे फाइट करो। और इस तरह मजबूरी में सोरा को कनाडा से लड़ना ही पड़ता है। अब चूंकि कनाडा ने एमी को मारने की कोशिश की थी, इससे सोरा का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं, खासकर कनाडा जो सोरा को बुरी हालत में पहुंचा देता है। इस तरह जब सोरा हारने लगता है तो कनाडा उसे वो वही दवा का इंजेक्शन देता है जो उसने खुद इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो एक निष्पक्ष फाइट चाहता था ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि लड़ाई बराबर की नहीं थी। इस तरह अब सोरा भी मजबूरी में उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, यानी अब 2 इंजेक्शन जो बनाए गए थे वो उन दोनों ने इस्तेमाल कर लिए होते हैं। अब सोरा तो पहले से ही शक्तिशाली था, इसलिए इंजेक्शन लेने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस तरह वो कनाडा को तारों के पास फेंक कर उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है ताकि वो बेहोश हो जाए और फाइट वहीं खत्म हो जाए। लेकिन कनाडा अपनी शक्तियों से एक आयरन रॉड उठा लेता है और सोरा की बॉडी में घुसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोरा से गहरी नफरत करता है और उसे मारना चाहता है। लेकिन सोरा साइड हो जाता है और वो रॉड उल्टा कनाडा की बॉडी में घुस जाती है, जिससे कनाडा की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब सोरा ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर वो भागकर एमी के पास जाता है और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मोमो को मिलती है जो दोनों की मदद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ बिग बॉस आ जाता है और सोरा को रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए बिना मुनाफे के तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो सोरा ये सुनकर गुस्से में कहता है, मैं तुम लोगों का कोई प्रयोग नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भाई कनाडा भी इंसान था जिसे तुम लोगों की वजह से मैंने आज खो दिया। हालांकि बिग बॉस कहते हैं कि उसको कनाडा की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे पहले कि वो सोरा को पकड़ पाए, सोरा अपनी शक्ति से उसे बुरी तरह पटक देता है कि वो उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद जब सोरा एमी और मोमो को वहां से बाहर जाने वाले होते हैं, तभी मिस्टर सोजी उन पर हमला कर देता है। इस वक्त तक सोरा इतना कमजोर हो जाता है कि उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी मोमो को उनसे कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने सोरा को बचपन से कितना प्यार किया है।
तो मिस्टर सोजी कहते हैं, मुझे सिर्फ सफलता और सम्मान चाहिए जो सोरा के खून से बनी दवाई से मिलेगा। और वैसे भी सोरा अकेला नहीं है जिसे मैं कुर्बान कर रहा हूँ। मैंने पहले ही उसके माता पिता यानी अपने भाई और भाभी को भी कुर्बान कर दिया है। तो सोरा ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मिस्टर सोजी ने उनकी हत्या कराई थी। फिर मिस्टर सोजी कहते हैं, हाँ, मैंने बिग बॉस को सुझाव दिया था कि तुम अपने माता पिता की वजह से जापान नहीं आ रहे, तो उन्होंने उन्हें रास्ते से हटा दिया क्योंकि जापान के भविष्य के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो जानते थे कि एमी सोरा की कमजोरी है, इसलिए अब वो एमी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मोमो को बीच में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है, जिसके बाद वो नीचे गिर पड़ती है। अब एमी मोमो को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है और सोरा भी हैरान रह जाता है। इसके बाद घायल बिग बॉस वहां आता है और सोरा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा अपनी शक्ति से शील्ड बनकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से वो गोली उलटकर मिस्टर सोजी को लग जाती है। अब सोरा ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मिस्टर सोजी की भी तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद क्रन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और बिग बॉस से हथियार डालने को कहता है। इसके बाद बिग बॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एमी सोरा को चेक करने जाती है, जबकि क्रन को पता चलता है कि मोमोको को गोली लग चुकी है और वो अब उठ नहीं पा रही। अब क्रन बेबस होकर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही सैड मोमेंट था। फिर कुछ दिन बाद हमें क्रन दिखाया जाता है जो मोमोको को याद करते हुए बुरी तरह रो रहा था कि मोमोको, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। लेकिन तभी मोमोको पीछे से आती है और पूछती है, क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? तो क्रन मना करता है, नहीं नहीं माय लव, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो अपनी अगली मूवी के डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर मोमो को हंसने लगती है, जिसका मतलब है कि उस दिन उसकी मौत नहीं हुई थी, वो असल में बच गई थी। दरअसल क्रन ने जो गुड लक बैच दिया था वो उसकी गोली के सामने आ गया था और यही कारण था कि मोमोको की जान बच गई थी। खैर अब क्रन इमोशनल होकर पूछता है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो मोमोको निश्चित रूप से हाँ कर देती है क्योंकि अब वो क्रन को बहुत पसंद करने लगी थी और इस तरह इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद हमें सोरा और एमी दिखाए जाते हैं जो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। साथ ही सोरा की सेहत भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी क्योंकि उसने जो इंजेक्शन लिया था वो वाकई बहुत शक्तिशाली था, जिससे पहले जो सोरा को खतरा था वो मर सकता था, अब वो खतरा खत्म हो गया था। इसके बाद सोरा तय करता है कि वो हमेशा एमी के साथ थाईलैंड में ही रहेगा और इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पर एंड हो जाती है।